नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। अनमोल इबादत है, इबादत किया करो। अनमोल इबादत है, इबादत किया करो। हर आदमी से सच्ची मोहब्बत किया करो। अनमोल इबादत है, इबादत किया करो। हर आदमी से सच्ची मोहब्बत किया करो। है इल्म जिंदगानी का भरपूर खजाना। है इल्म जिंदगानी का भरपूर खजाना। पाकीज़ा किताबों की हिफाजत किया करो। पाकीज़ा किताबों की हिफाजत किया करो। सच्चाई को हयात का जेवर बना लो और सच्चाई को हयात का जेवर बना लो और मजलूम बेकसों की हिमायत किया करो। मजलूम बेकसों की हिमायत किया करो। महकाओ भाईचारे के दुनिया में गुलों को। महकाओ भाईचारे के दुनिया में गुलों को। किसने कहा है तुमसे अदावत किया करो। किसने कहा है तुमसे अदावत किया करो। अनमोल इबादत है, इबादत किया करो। अनमोल इबादत है, इबादत किया करो। हर आदमी से सच्ची मोहब्बत किया करो। हर आदमी से सच्ची मोहब्बत किया करो। मुझे लगता है कि आज के समय में सरस्वती वंदना, ईश्वर को याद करना, इससे बड़ी इबादत और कोई नहीं हो सकती कि हम हर इंसान की इंसान से मोहब्बत करें, हर इंसान को अपना तरह एक इंसान माने और उनकी खूबियों और उनकी कमियों को अपने साथ लेकर चले। आज एक बार फिर से हम एक शख्सियत को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। शख्सियत कह रही हूँ, शख्स नहीं, क्योंकि जो कार्य मैं आज करने जा रही हूँ वो मुद्दतों से ये कार्य करते आ रही हैं। तो मन में एक थोड़ा सा संशय भी था, लेकिन एक बहुत जुनून भी था और एक व्यग्र इच्छा थी कि मैं आपके साथ एक बार इस मंच को साझा करूं। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, आदरणीय पिलकेंद्र अरोड़ा जी। आपके समक्ष अभी हम उपस्थित करने जा रहे हैं, अभी हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, अभी हम जिनसे बातचीत करने जा रहे हैं वो है आदरणीय पिलकेंद्र अरोड़ा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप नमस्कार। एम कॉम पी नमस्कार, आप एम कॉम पीएचडी हैं। 24 मार्च उज्जैन में आपका जन्म हुआ और पूर्व प्राध्यापक रहे हैं आप कॉमर्स के। बड़ी अजब गजब बात है कि आप कॉमर्स के प्रोफेसर रहे हैं और उसके बाद आपने क्या क्या किया है, जल्द ही इसके बारे में हम जानेंगे। और आपके जो व्यंग संग्रह हैं, लिफाफों का अर्थशास्त्र, साहित्य के प्रिंस, पाठक देवो भव, साहित्य के अब्दुल्ला, श्री गुग्गलाई नमः, उज्जैन संभाग के लोकप्रिय दैनिक अक्षर विश्व में संदर्भ स्तंभ में आपने 10 वर्षों से 2000 से अधिक समसामयिक टिप्पणियां की। 2000 से अधिक। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और आपने संपादन किया मध्य प्रदेश के व्यंग्यकारों के का प्रतिनिधि, मतलब व्यंग्यकारों का प्रतिनिधि, जो एक आपने पुस्तक की उसका आपने संपादन किया। आपको बहुत बहुत इसके लिए भी शुभकामनाएं। और इन सबसे अलग, जो मैं पढ़कर आश्चर्यचकित भी हूँ और मन से बहुत खुश भी हूँ, और उसके लिए आपको मन से दुआ देती हूँ कि आपने युग श्रेष्ठ गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु नानक देव जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु ग्रंथ साहिब स्वरूप एवं दर्शन और सिख गुरु जीवन दर्शन पर भी कार्य किया है, पुस्तकें लिखी हैं, उनके साहित्य को जाना है, उनके अध्यात्म को जाना है। ये बहुत बड़ी बात है। लगातार प्रसारण आकाशवाणी, सब टीवी, लाइव इंडिया, धमाल आदि से आपका होता रहा है। और सिख गुरुओं पर जीवन और दर्शन, ये आपकी आने वाली पुस्तक आ चुकी है शायद। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई जी, शुभकामनाएं धन्यवाद। देते हैं। धन्यवाद। और आपके स्वागत के साथ सरस्वती माँ का स्वागत हम कर चुके हैं और इंसानियत का स्वागत हम कर चुके हैं, और बहुत से लोग तुरंत आपके नाम के जुड़ते ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और मैं ये मानती हूँ कि मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। आप हैं, अपना कीमती समय निकाल कर हमारे साथ उपस्थित हैं आपको सुनने के लिए। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी, आपका आपको भी बहुत बहुत नमस्कार, आपका स्वागत। आनंदा पाटनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत।
अभी आप मुझे बताइए कि अभी भी आपको आवाज कम आ रही है? युगेंद्र जी, आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है हाँ, या कम आ बिल्कुल रही है? बिल्कुल क्लियर आ रही है, एकदम स्पष्ट आ रही है ठीक आपकी है। आवाज। हाँ हाँ। जी। डॉक्टर मधु संध्या जी नमस्ते। संध्या बलवती जी नमस्ते। मीना सदाना जी बहुत बहुत नमस्कार। देवशील मेमोरियल, डॉक्टर कीर्ति काले जी, इंद्रजीत कौर जी, और निर्दोष निधि जी, हीरो बदामनी जी, साधना जी, निर्देश जी, नीरज जी, आप सभी का बहुत बहुत मृत्यंजय जी, सोहन लाल जी, जितने भी लोग अभी तक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लगभग 18 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आप सभी का हम बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, आपको नमस्कार करते हैं। और जी जी मृत्युंजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हम बढ़ते हैं बिलकेंद्र जी की ओर। तो हाँ, इससे पहले कि आप आगे बढ़े, मैं एक जी कदम आगे बढ़ना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी सूत्रधार हूं जी आपकी तरह। जी ये बात अलग है, आप राष्ट्रीय स्तर का सूत्रधार हैं, मैं स्थानीय स्तर का सूत्रधार हूं। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूं देवशील मेमोरियल का, रश्मि अभय जी का, कि उन्होंने आज अपने जी इस प्रतिष्ठित पटल पर मुझे चर्चा के लिए आमंत्रित किया। मैं उन्हें साधुवाद भी देता हूं कि उन्होंने अपना ये पटल साहित्य और संस्कृति को समर्पित किया है। मैं जी उनका अभिनंदन भी करता हूं कि उन्होंने अपना ये पटल अपने पूज्य माता पिता की स्मृति में स्थापित किया है। उनके पितृ प्रेम और उनकी मातृभक्ति का मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज मेरे सामने जो सूत्रधार हैं वे राष्ट्रीय स्तर की प्रख्यात गजलकार भी हैं और सूत्रधार भी हैं। बहुत कम लोग जानते हैं, 3 विषयों में एमए है, जैसा कि मैंने जानकारी एकत्र की, हिंदी, अंग्रेजी और जी अर्थशास्त्र या इतिहास। और आज ही आपकी एक गजल रिलीज हुई है। और ये सब बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप आज मुझसे सरल प्रश्न करें। इसको गंभीरता से न ले प्रशंसा को आप। मैं चाहता हूं कि आप जी सरल जी। और उदार रहें, क्योंकि कठिन और जटिल प्रश्नों से मुझे प्रशंसा बड़ा सुन डर के लगता है। खुश। मैंने तो आपसे कहा था कि मैं हाँ। आप मुझे पेपर आउट कर दीजिए, वरना मैं इस कार्यक्रम से हम्म। वॉकआउट कर जाऊंगा। आपने पेपर आउट नहीं किया। आप इंग्लिश की लेक्चरर भी हैं, बहुत बड़ी बात है। और आपने 24 प्रश्न शायद मेरे लिए सेट किए, जहां तक मेरे को जानकारी मिली थी। चलिए, अब आप अपनी तो चलिए हम कार्यवाही स्ट्रेट शुरू कर फॉरवर्ड बात सकते करेंगे। हैं। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि 24 प्रश्नों में भी ये समय कम पड़ जाने वाला है हमें। तो पता नहीं हम कितने प्रश्नों में समय को कंप्लीट कर लेंगे। तो छोटी छोटी बातों से हम अपनी बातों को शुरू करते हैं और आपका बेहद बेहद स्वागत करते हैं। और ये लोग सभी लोग जानते हैं कि आप बहुत अच्छे सूत्रधार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप उल्टा पासा नहीं खेलें, आज बारी मेरी है। तो चलिए। आप 70 को सावधान रहे। हो सकता है कि मैं आपसे आपकी गजल के लिए अनुरोध कर दूं कि कृपया आज अपनी गजल सुनाकर, जो आज ही रिलीज चलिए हुई है, वक्त आएगा तो हमारे हम श्रोताओं को मंत्र मुग्ध करें। चलिए। गजल कभी सुनाएंगे, वक्त आएगा। जी जी अनंता पाटिल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। तो सबसे पहला अन्नदा और पाटिल जी सिंपल सा अमेरिका से हैं। सवाल। अमेरिका से हैं जी अन्नदा पाटिल जी। अन्नदा जी पाटिल जी जी जानते हैं। अमेरिका से हैं। जी है ना, हम आनंदा उनका पाटिल स्वागत जी। करते हैं। अरे, अन्नदा बहुत पाटिल। बहुत स्वागत। हाँ हाँ। अच्छा, अन्नदा। अन्नदा अन्नदा पाटिल जी। अन्नदा। ठीक है, हाँ। अन्नदा पाटिल। बहुत बहुत हम आपका स्वागत करते हैं, वो हम सबका स्वागत कर रही हैं। और राम स्वरूप दीक्षित जी भी आपको नमस्कार कर रहे हैं, हम आपको और ये नमस्कार बहुत करते हैं। वरिष्ठ अर्चना व्यंग्यकार हैं और अनुप्रिया बड़े जी भी। प्रखर व्यंग्यकार। अरे, अच्छा अच्छा, आप अरे वाह वाह, सभी सभी व्यंग्यकार। मैं राशि सबका स्वागत दीवान जी भी करता जुड़े हूँ। हैं, आपका भी स्वागत करते हैं हाँ बेशक। हाँ। तो हम बातचीत करते हैं। वरिष्ठ सबसे व्यंग्यकार। पहली बात मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि बचपन से ही आप सबसे पहले किस व्यंग्यकार से प्रभावित हुए? किस व्यंग्यकार ने आपको आकर्षित किया, जिसके व्यंग को पढ़कर आपको लगा कि हाँ, आप व्यंग्यकार, व्यंग होना, लिखना चाहिए आपको, नहीं, उसके या पहले जिससे मैं आप आपको एक प्रभावित हुए? बैकग्राउंड बताता हूँ कि जिस शहर में मेरा जन्म जी हुआ है, जी शरद जी जोशी व्यंग्य पुरोधा, ये उनकी जन्मभूमि है जी जी उज्जैन, वहां पर मेरा जन्म जी हुआ। बेशक। यहाँ पर एक हाँ बहुत जी। बड़ा कार्यक्रम अखिल भारतीय टेपा सम्मेलन पिछले 50 सालों से हो रहा है। और मैं बचपन में उस हम्म कार्यक्रम को देखता था, बचपन यानी हायर सेकेंडरी में। तो मुझे लगता था कि हम्म। उसमें बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े संपादक, बड़े बड़े फिल्म कलाकार, हास्य कलाकार और खलनायक भी आया जी करते थे। तो जी मुझे टेपा के मंच पर प्रभात भट्टाचार्य जी को, हरीश निगम जी को प्रशस्ति पढ़ते हुए देखकर मुझे लगा कि ऐसी प्रशस्ति हम्म तो मैं भी लिख सकता हूँ।
डॉक्टर शिव जी शर्मा जी जी। जी उसके संस्थापक अध्यक्ष रहे। तो मुझे लगता है कि ऐसी, हम्म, मुझे लगता था कि ऐसी प्रशस्ति मैं भी लिख सकता हूँ। ये बात 1974-75 की रही होगी। तो तब से अरे वाह। मेरे मन में हास्य और व्यंग्य के जो बीज हैं, उस टेपा सम्मेलन को सुनते हुए, देखते हुए पड़े हैं। आपने कभी टेपा का इतिहास पढ़ा हो तो उसमें सारे जितने भी देश के एक से बढ़कर एक वरिष्ठ संपादक हैं, वरिष्ठ कवि हैं। हम्म बरसाने लाल हम्म। चतुर्वेदी जी, शैल चतुर्वेदी, काका हाथरसी, शैलेश रोड़ा, अशोक अरे वाह, चक्रधर, क्या सुरेंद्र बात है। शर्मा, ये सारे कवि आ हम्म चुके हैं। मधु पांडे जी कई बार आ चुके हैं। और हम्म। संपादकों में ले तो कमलेश्वर जी, मनोहर श्याम जोशी जी, हम्म कन्हैयालाल जी नंदन, हम्म। मनमोहन सरल जी, महावीर अधिकारी जी, राजेंद्र माथुर जी, विनोद तिवारी जो पत्रिका के वो जी माधुरी के जी जी जी। संपादक रहे। तो एक माधुरी से के बढ़कर संपादक। एक संपादक और कवि उसमें आए थे, और मैं काफी प्रभावित हुआ था डॉक्टर शिव शर्मा जी की व्यंग्य की शैली से, डॉक्टर प्रभात कुमार जी। भट्टाचार्य जी की शैली से, और हरीश निगम जो यहाँ के हम्म मालवी के कवि रहे हैं वरिष्ठ, उनकी शैली से। और जैसा मैंने बताया कि शरद जी की जन्मभूमि होने के कारण, तो यहाँ की हवाओं में और यहाँ की फिजाओं में हास्य व्यंग घुला हुआ है। वो आप शायरी की भाषा में कुछ और भी कह सकते हैं, यहाँ की हवाओं में, हम्म। यहाँ की फिजाओं में हास्य व्यंग है। जी जी, तो वही वहाँ की हवाएं और फिजाएं आपकी रोम रोम में बस गई। तो फिर सबसे हाँ हाँ। कब से आपने लेखन शुरू किया, और आपका जो पहली व्यंग था वो लगभग कौन सी उम्र में या कब छपा? नहीं, व्यंग तो मेरा लेट छपा, लेकिन उसके पहले आज बाल दिवस है, तो मेरी पहली हम्म रचना बच्चों की दुनिया में ही हम्म। छपी थी। और उस रचना का अरे वाह। शीर्षक था गुरु, गुरु की कृपा। हम्म। गुरु नानक देव जी से संबंधित एक कथा है, जिसको मैंने जी जी प्रिसाइज जी करके बाल जगत में छपी थी। और मुझे लगा जी। कि वो मेरे लिए प्रेरक सिद्ध हुई। उस गुरु की हम्म। कृपा से ही मैं आगे बढ़ा। और मुझे ये अनुभव आज होता है कि साहित्य आज की भी दुनिया लगता है गुरु की कृपा है, में। जो मैं 5 व्यंग संग्रह लिख पाया, जो मैं 5 सिख हम्म पंथ से संबंधित, जिसमें सिख इतिहास और दर्शन हम्म। का वर्णन विश्लेषण मैं कर पाया हूँ, उस गुरु की कृपा से ही कर पाया हूँ। तो मेरी पहली जो रचना थी वो गुरु की कृपा थी। गुरु की गुरु कृपा की से ही कृपा थी। मेरी क्या आपको रचना, आप ये रचना याद है? आप ये कह सकते हैं कि गुरु की कृपा से ही मेरी रचना हुई। मेरी जो नहीं, होता रचना तो है वो होते गुरु ही की है। कृपा से हुई। जी बेशक, रचनाएं होती हैं, कहीं तो जाती नहीं है। किसी हमें इतना बिल्कुल बिल्कुल। सक्षम हम नहीं है कि हम कुछ लिख पाए या हाँ कुछ हाँ। कह पाए। तो वो हाँ हाँ, इशारा वो होता तो है है। तो हम कुछ कह बिल्कुल पाते बिल्कुल हैं। जी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। हाँ। तो बाल दिवस तो है ही। क्या आपको वो रचना याद है, कुछ एक शब्द उसके या कुछ एक लाइनें, अगर हम आप नहीं, सुना अब सके तो? मुझे नहीं तो नहीं, हमारे लिए। वो मुझे हाँ, काफी वो पुराने कथा हैं। मुझे मुझे कथा याद नहीं, छठी यानी 67-68 की बात है। अच्छा, और अभी बहुत तक किसी पुरानी ने, बात है, सिक्सटी हाँ हाँ, सेवन बहुत सिक्सटी पुरानी एट बात है। हाँ। तो मुझे वो संदर्भ याद नहीं आ रहा चलिए। कि वो किस, लेकिन शीर्षक मुझे याद, किस शीर्षक याद है आपको? शीर्षक, हाँ, बाल शीर्षक याद संतक। जी, बहुत अच्छी बात। और फिर आप, ये पहला व्यंग संग्रह आपका कब आया और कैसा पहला चर्चित व्यंग रहा? संग्रह तो मेरा 2001 में आया था। जी। साहित्य निकेतन बिजनौर से गिरिराज शरण जी अग्रवाल, जो हम्म कि अशोक साधु, अशोक चक्रधर जी के रिलेटिव हैं, उन्होंने प्रकाशित किया था, हम्म। लिफाफे का अर्थशास्त्र। वो 2001 जी में था, यानी लगभग 20 साल बाद मेरा पहला व्यंग संग्रह छपा है। उस समय संग्रहों को 20 साल। लेकर लोगों का इतना आकर्षण या इतना वो नहीं हुआ करता था। ये तो अब पिछले आठ हम्म। दस सालों से संग्रहों को लेकर लोग जागरूक हुए हैं कि कैसे अपनी रचनाओं को सुरक्षित रखा जाए भविष्य के हिसाब से, हम्म अपने संग्रहों में, अपने हम्म। संकलनों में। ये बाद में जागृति या चेतना लोगों में जाग आई है। जी जी। लिफाफे का तो अर्थशास्त्र मेरा उसका कोई पहला व्यंग संग्रह था। पहला व्यंग संग्रह था। उस व्यंग संग्रह का कोई चर्चित व्यंग, जिसके कुछ एक बात आप बता पाए हमें, जो सबसे ज्यादा चर्चित अरे हुआ? नहीं, उस संग्रह में तो काफी व्यंग थे। एक बुफे सिस्टम पर मैंने व्यंग लिखा था। माधुरी दीक्षित जी। इंदौर आई थी और हमारे दिग्विजय सिंह जी ने हम्म। उनका बहुत स्वागत किया था। उस प्रसंग को भी हम्म। मैंने उसमें शामिल किया था। मैं, बड़ा ही हाँ, रोचक बस और वही रंजक वही व्यंग बन जानना गया था, था। बस इतना था। हाँ। हाँ हाँ, वो काफी अच्छे संवाद थे माधुरी दीक्षित के और दिग्विजय सिंह जी जो हमारे मुख्यमंत्री थे उस समय। मैंने हम्म। उसी बहुत याराना लगता है, ये उसका शीर्षक था, हम्म। बहुत याराना शीर्षक लगता है। था। हाँ, तो जी जी। दिग्विजय सिंह जी ने उस समय ऐसी टिप्पणियां की थी, तो वो काफी हास्य के पात्र भी बने थे। वो मिलने के लिए हम्म। वहां चले गए उनसे स्टेडियम चले गए। जी तो जी। उस पर लिखा था, और काफी वो मैंने मंच पर भी उस पर उसका लिखा। पाठ किया है। काफी पुरानी बात अच्छा। है वो।
हम्म। तो डॉक्टर कीर्ति काले जी कह रही है मेरी आवाज गूंज रही है, पर मुझे वापस तो नहीं सुनाई दे रही ऐसा कुछ। मुझे हाँ आपकी आवाज गूंज रही है, मतलब मेरी, या आपकी आवाज मेरे सामने तो हाँ, नहीं गूंज रही? मेरी तो नहीं गूंज रही ना। नहीं नाम ही नहीं, गूंजना आपकी नहीं चाहिए, गूंज रही। आवाज तो नहीं गूंजना चाहिए। नाम गूंजना नहीं, चाहिए नाम ना, ही नाम गूंजना गूंज चाहिए। जाएगा, और नाम आपका आवाज गूंज नहीं रहा है गूंजना इसकी चाहिए। कोई चिंता नहीं है। और मैं फिर यही जानना चाहती हूँ कि इसके सूत्रधार की दुनिया में आपका नाम एक टर्म से इतना कैसे गुंजायमान हुआ कि व्यंग लिखते लिखते ओहो। आप इतने गुंजायमान सूत्रधार हो गए। तो उसके बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं कि ये कब से शुरू किया और आपने, और कैसे? ये बड़ा दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा कहा जाता है। कीर्ति काले जी जी। को भी पता होगा, ऐसा कहा जाता है जब कोई कवि असफल हो जाता है तो वो सूत्रधार बन जाता है। जब कोई लेखक अच्छा, असफल हो मतलब। जाता है तो वो हम्म। व्यंग्यकार बन जाता है। ये नीति है एक अच्छा। असफल कवि और एक असफल लेखक की, हम्म। कि वो सूत्रधार बनकर ही हम्म। संतोष करता है। उसके सामने कोई विकल्प रहता नहीं है। हम तो कहते थे बार बार कार्यक्रमों में भी कि भाई, जब कोई कवि असफल होता है तो वो हास्य कवि बन जाता है, जब हास्य कवि असफल होता है तो वो सूत्रधार बन जाता है। अच्छा, वो ये नहीं कह रहा कि आप असफल हैं, आप तो गजल मैं में, समझ कविता रही हूँ। में, आप गीत में आपका सफल हैं। इशारा आप ये मत लें, आपका अपने इशारा। ऊपर ना लें कि आप आप मुझे डरा रहे हैं या आप मुझे नहीं समझा नहीं रहे नहीं, हैं, ये बता ये दीजिए। एक्चुअली क्या है, ये एक किंवदंती या कहावत कुछ भी कहें, जिससे कोई चित्रकार असफल हुआ तो कार्टूनिस्ट बन जाता है। हम्म। जी। चित्रकार बनना चाहता था, नहीं बन पाया तो हम्म। कार्टूनिस्ट बन जाता है। लेखक असफल हुआ तो व्यंग्यकार बन गया, कवि असफल हुआ तो सूत्रधार बन गया। ये ऐसा कहा जाता था, हम्म। लेकिन ये आप पर लागू कहा नहीं जाता है। होती। हाँ, नहीं नहीं, कहा वो जाता किसी है। पे भी लागू नहीं होती, मुझे लगता है अ, कहा जाता है, क्योंकि अंगूर खट्टे हैं इसलिए कहा जाता है ऐसा, हाँ तो हाँ, हम तो यही बिल्कुल। कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये जो सूत्रधार वाला जो आपने बताया, 32 साल तक मैंने अखिल भारतीय टेपा सम्मेलन का संचालन किया है। अच्छा। 32 साल, यानी अरे वाह। 1979 बत्तीस से साल लेकर, 32 साल, हम्म। 79 से लेकर 2010 या 11 तक। बरसाने लाल चतुर्वेदी जी आए थे, ओहो बिल्कुल बाल दिवस, देखिए क्या संयोग है। 1979 में हम्म। बाल वर्ष था, बाल वर्ष, जी। इंटरनेशनल हम्म। चिल्ड्रन डे, वो बाल वर्ष था। चिल्ड्रन। और आज आप इस प्रश्न को बाल दिवस पर ही पूछ रहे हैं, ये भी एक अद्भुत संयोग है। हम्म। आधे बस सही है। बरसाने लाल चतुर्वेदी जी को हम ट्राइसिकल पर बैठ के लाए थे मंच पर, तो वो मेरा पहला अच्छा। सम्मेलन था। ट्राइसिकल पर बच्चों हम्म। की, उनको टॉफी दे दी गई, और धैर्य में बकायदा इसकी रिपोर्ट छपी थी। जब लालीपाप और अच्छा। चूसनी चूसते हुए टेपा मंच पर आए, ये हम्म। 1979 की बात है, वही मेरा प्रवेश उन्नीस वर्ष सौ था, उन्यासी को। और वहीं से मैं। अच्छा। मुकेश राठौर जी पूछ रहे हैं व्यंगकार असफल हुआ तो, क्वेश्चन मार्क है उसके बाद। तो अच्छा, व्यंग्यकार समीक्षक बन जाता है। समीक्षक वो होता है जो सभी समीक्षक बन विधाओं में असफल गया। हो जाता है, या सभी अच्छा, विधाओं में वो ठीक है। कोशिश करता रहता है कि मुझे, वो ना व्यंग हम्म। लिख पाता है, ना कविता लिख पाता है, ना निबंध लिख पाता है, ना संस्मरण लिख पाता है, तो बेचारा क्या करे, समीक्षक बन जाए। हम्म। अच्छा है, समीक्षक बन कम से जाए। कम बहाने लोगों की आलोचना तो करेगा, समीक्षा तो करेगा, तो लोगों ये को भयभीत तो समीक्षा की करेगा। बात कर रहे हैं, तो फिर मैंने तो ये सुना पड़ा है कि आपके जहन में कुछ ऐसा चलता है कि बिना पढ़े पुस्तक की समीक्षा कैसे की जाती है फिर? वो तो असफल हो गए ना, तो बिना अधिकतर पढ़े पुस्तक की समीक्षाएं समीक्षा। हम्म। बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने एक अभी साहित्य की कई विधाओं की गाइड लिखी है। सरल हम्म। समीक्षा गाइड, सरल संस्मरण गाइड, सरल भूमिका गाइड, सरल आमुख गाइड, सब सरल बायोडाटा गाइड। तो समीक्षा कैसे की जाए, हम्म। बहुत सरल है। आप जो समीक्षाएं, कैसे? आप फेसबुक पर भी कई समीक्षाएं पढ़ते हैं, पत्रिकाओं में पढ़ते हैं, कोई भी हम्म। लेखक इसके लिए खाली नहीं समीक्षक के, आपके वो वहां से, आपकी वो भूमिका से लेकर अंत तक उसको पढ़ेगा, पढ़ेगा। कुछ नहीं पढ़ता। एक प्रोफार्मा बना हुआ है। वो तो एक व्यंग वही है मेरा वही पूरा, लैंग्वेज, कभी वही आप भाषा। उत्तर देंगे तो बाद में मैं आपको सुना हम्म। भी दूंगा किसी और कार्यक्रम में। जी तो एक जी जी। प्रोफार्मा बना है कि हमें इस समीक्षा में क्या लिखना है। आप खाली उस व्यंग संग्रह या कविता संग्रह के शीर्षक यानी अनुक्रम देखकर हम्म। ही समीक्षा कर सकते हैं। उसके लिए आपको जी जी अंदर जी। अनुक्रम के बाद के पन्ने पलटने की जरूरत ही नहीं है। पलटने की। आप देखिए फेसबुक तो पर अधिकतर किताबों की हम्म। चर्चा होती है। लोग लिखते हैं कि हम्म। मेरी पुस्तक की या मेरे संग्रह की समीक्षा प्रकाशित हुई है। अरे वो समीक्षा थोड़ी है, 20 लाइन 25 लाइन की समीक्षा होती है क्या? वो तो चर्चा है, वो आपके संग्रह का हम्म। परिचय है। लोग परिचय को ही समीक्षा मान लेते हैं, और
एक दो वही। तीन चार लगातार कमेंट्स और लाइक्स और सब कुछ आते रहते हैं। तो ये समीक्षा की स्थिति बड़ी दयनीय है। बड़ी दयनीय है जी। तो आपने बहुत से मील पत्थर व्यंग्यकारों के साथ बातचीत की है, उनके सूत्रधार आप अरे रही अरे, हैं, वो उनके बारे मेरा में बहुत बहुत बड़ा कुछ जाना सौभाग्य है था। जी। तो जो कभी किसी कोरोना दुविधा में काल। पड़े आप, किसी के साथ बातचीत करते हुए कभी आप अटक गए, या आपको कभी दुविधा लगी हो, या आप नहीं, मतलब व्यंग्य पाठ मंच पर करने से या व्यंग्यकारों से बातचीत करने में। बातचीत बातचीत मैंने करने में? ऑनलाइन की है, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कार्यक्रम शुरू किया था वनिका हम्म। पब्लिकेशन के पटल पर, जिसमें मैंने हाँ, उसी वरिष्ठ स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यंग्यकार। कार्यक्रम के बारे में जानना चाहती हूँ जी। हाँ हाँ, तो उसमें जो वरिष्ठ व्यंग्यकार हमारे हैं, डॉक्टर सूर्यबाला जी, डॉक्टर हरीश नवल जी, डॉक्टर प्रेम जन्मजय जी, डॉक्टर आलोक पुराणिक जी, और डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी, इन सबसे मैंने हम्म। सीधी बातचीत की थी। और वो अच्छा। दुर्भाग्य का समय था, कोरोना काल। और रविवार को दिन में हम लोग 11 बजे ऑनलाइन कार्यक्रम रखते थे, और काफी उसमें श्रोता दर्शक भाग लेते थे, क्योंकि वो कोरोना काल था, आइसोलेशन का पीरियड था, लोग घरों में कैद जी थे, जी जी उनके जी। समय समक्ष कोई विकल्प भी नहीं था। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि हम्म। उसके कारण मेरा वो कार्यक्रम सफल हुआ, ये कहना भी अपने आप में अमानवीय होगा, अत्याचार होगा। जी वो तो है। तो हाँ। वो कार्यक्रम मैंने इन सभी पांचों व्यंग्यकारों से सीधी बातचीत की थी, और मुझे उस बातचीत में नहीं ऐसा कोई मतलब मैं पीड़ित नहीं हुआ। कभी बल्कि हाँ, पीड़ित नहीं। नेट से पीड़ित हुआ था मैं। जैसे पहला ही कार्यक्रम हम्म। हरीश नवल जी पर केंद्रित था, लेकिन वो मेरा नेट जी। काम नहीं कर रहा था। तो वो इंटरव्यू हम्म। बाद में नीरज शर्मा जी हम्म। ने लिया, और मैं उसको देखता जी। रहा। तो वो ओहो। अलका अग्रवाल जी हैं, बंबई की व्यंग्यकार, उन्होंने टिप्पणी लिखी, एक सूत्रधार वाह। बेचारा श्रोता बन गया। हम्म। हाँ। क्योंकि उस दिन तो मेरी स्थिति श्रोता जैसी थी। मैं सुन रहा जी था जी कि जी। नीरज जी क्या पूछ रही हैं हरीश हम्म। नवल जी से। मेरा नेट काम नहीं कर रहा था, हम्म। लेकिन मैं खाली सुन पा रहा था बस। काली वीडियो नहीं सुन आ रहा पा था रहे कुछ भी। थे, हाँ। तो वो ये भी बहुत बड़ी खराब दुविधा की एक्सपीरियंस बात था। है। और जी तभी जी। मैंने बाद में जब पोस्टर बनाया तो उसमें लिखा था, श्री नेटाय नमः। अच्छा। श्री नेटाय नमः। मैंने नेताए पिछले नमः, कार्यक्रम हाँ। में, हाँ, नेटाय नेट, हम्म। श्री गणेशाय नमः, श्री अच्छा, नेटाय नमः। नेताए नमः, मैंने ठीक है ठीक है नेटाय ठीक है। मैंने पिछले कार्यक्रम में कीर्ति काले जी से भी अनुरोध किया था, क्योंकि उसमें शायद हम्म। किसी हरीश रावल जी को जुड़ने में प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने कहा आप एक नेट जी। वंदना लिखें, जैसे हम सरस्वती हम्म। वंदना स्टेज के कार्यक्रम में करते हाँ हैं, हाँ 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 हाँ, लेकिन नेट वो पर ज्यादा आधारित जरूरी है कार्यक्रम है। आजकल। बिल्कुल तो एक बिल्कुल नेट बिल्कुल वंदना सही, बिल्कुल आप सही। लिखें, ताकि हर कार्यक्रम के पहले वो नेट वंदना हो जाए। नहीं, वो कीर्ति काले जी सुन रही हैं, और ये बड़ी जरूरी बात है, तो और नहीं, बहुत मैंने फेमस उनसे होने वाली है निवेदन वो किया जल्द था। ही। एक बार फिर निवेदन करता हूँ, ओ अलका अग्रवाल जी आ गई हैं, उन्होंने मुझे जी। मिस्टर इंडिया की उपाधि दी थी। मिस्टर इंडिया दिखाई अभी नहीं अभी देते भी थे। वो मिस्टर इंडिया की उपाधि आपको दे रही है, अभी भी यहीं से बोले उन्होंने हाँ, मिस्टर वो इंडिया की उन्होंने उपाधि नाम आपको दिया दी था, है। मिस्टर इंडिया। और मैं बताऊं आपको, एक बात और हम्म। बताना चाहूंगा, अलका अग्रवाल जी वो जी हैं जी। जिन्होंने व्यंग के ऑनलाइन कार्यक्रम सबसे पहले शुरू किए भारत में। अरे कोरोना वाह। काल शुरू हुआ तो सबसे पहले हम्म। व्यंग पर आधारित कार्यक्रम यदि किसी व्यंग्यकार ने किए हैं, तो वो बंबई की अलका अग्रवाल जी हैं, जिन्हें मैं हरिशंकर परसाई जी की मीरा देवी कहता हूँ। हरिशंकर क्या परसाई जी की परम भक्त हैं वो, उन पर रिसर्च कर रही हैं अच्छा। पीएचडी के क्या लिए। बात। हाँ पीएचडी के लिए। हाँ, तो ये वैसे प्रश्न नहीं था, वही दिमाग में मेरे अभी बात आई कि जब ये व्यंग की बात कर रहे थे, व्यंग का ऑनलाइन होना, लोग कविता हाँ हाँ और गजल इसको सुन के भी जल्दी से, मतलब बहुत ज्यादा देर तक नहीं रुकते, मुझे लगता है कि सुनते ही फटाफट फॉरवर्ड करके और आगे बढ़ते हैं। तो जब हम गद्य हाँ की हाँ बात हाँ। करते हैं, तो उसमें उसमें आप लोगों को ये नहीं लगा कि कितने लोग जुड़ पाएंगे, नहीं जुड़ पाएंगे, लोग अपना इंटरेस्ट, रुचि दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे? तो कैसा रहे आपके ये प्रोग्राम नहीं नहीं, शुरू में? सुना, लोगों ने सुना, भले कितने भी लोग सुना। जुड़े, 25 30 40। अभी पिछला कार्यक्रम जो हुआ था, जिसमें वो साक्षात व्यंग्यकार, जो मेरे पांचों साक्षात व्यंग्यकार भी थे, सुभाष चंद्र जी भी थे और जी जी कीर्ति काले जी भी थी, जी काफी लोग जुड़े थे, जी। और उन्होंने अपनी टिप्पणियां भी की थी, कमेंट्स भी किए थे, हम्म। जिससे लग रहा था कि सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन और रहे उसके हैं, बाद हाँ। वो टिप्पणियां कर समझ रहे हैं। रहे और उस दिन मैं हैं। सूत्रधार था कार्यक्रम में, मैंने व्यंग्य पाठ नहीं किया था। मैं अपनी तरफ से हम्म। प्रतिक्रिया मैंने कोई नहीं दी, बल्कि श्रोताओं की प्रतिक्रिया को ही मंच पर रखा, लोगों के सामने रखा मंच कि पर भाई रखा। इन्होंने ये कहा, जी। इन्होंने ये कहा है। काफी अच्छी प्रतिक्रिया लोगों ने हम्म। दी, सुनते हैं लोग, ऐसा नहीं है। सुनते हैं, सुनते हैं। हाँ, बस वही बात है कि साहित्य से प्रेम है। इन्हीं चीजों से देखकर लगता है कि साहित्य प्रेम अभी बचा हुआ हाँ है। हाँ। नहीं, जैसे तो आपका ये पटल है,
देवशील जी मेमोरियल पटल है, जी मैजिक मैन जी पटल है, या अवनिका जी पब्लिकेशन पटल है, यहाँ पर साहित्यिक कार्यक्रम ही होते हैं। जी और साहित्यिक जी जी कार्यक्रमों इनके बेशक दर्शक और श्रोता स्थायी हो गए हैं, तो वो सुनते हैं स्थायी हो गए कार्यक्रम हैं, को। हाँ हाँ, सुनते हैं। बिल्कुल। तो ये जो हास्य मंचीय मतलब सम्मेलन होते हैं, मंचीय कवि है या हास्य कवि जो है, और हाँ व्यंग्यकार, हाँ हाँ। इनमें जो ये एक बारीक सी रेखा है, इसे आप कैसे लांघते हैं? इस ये आपकी नजर में क्या अंतर है? नहीं, बारीक नहीं, बहुत बड़ी रेखा है। व्यंग्य का संबंध गद्य से है। जी जी हाँ, वो कविता अलग है, जो कविता मंच पर करते हैं या गोष्ठी में करते हैं, वो पद्य, ये हमारा गद्य लेखन। हालांकि कविता में भी व्यंग होता है, उपन्यास में भी व्यंग होता है, लेकिन ये जो व्यंग, हम लोग जिस व्यंग विधा से जुड़े हैं, हालांकि कई लोग कहते हैं शैली है, व्यंग नहीं, विधा नहीं है, तो ये निबंध है। हम्म ये कहा जाता है हम्म कि साहित्य का निकष, साहित्य की कसौटी यदि गद्य है, हम्म साहित्य की कसौटी निकष यदि गद्य हम्म है, तो हम्म, गद्य का जो निकष है वो व्यंग है। तो ये क्या महत्व है बात व्यंग का। है। हाँ, व्यंग का हम्म, महत्व है। हरिशंकर प्रसाई, शरद जोशी, रविन्द्रनाथ त्यागी, शीला शुक्ल, एक लंबी श्रृंखला है व्यंग्यकारों की, जिन्होंने व्यंग्य की विधा को प्रतिष्ठित किया है। और उसके बाद दूसरी पारी, नहीं दूसरी हम्म, पीढ़ी में ज्ञान चतुर्वेदी, हरीश नवल जी, प्रेम जन्मजय, डॉक्टर सूर्य बालाजी, आलोक पुराणिक जी, ये दूसरी पीढ़ी में आते हैं। दूसरी केपी पीढ़ी में सक्सेना आते तो हैं। बहुत अच्छे व्यंग्यकार थे। हाँ, व्यंग्य की ये दूसरी पीढ़ी है। हम लोग तीसरी पीढ़ी में चले गए, हम लोग तीसरी पीढ़ी के हैं। हालांकि न हम शरद जोशी जी को स्पर्श कर पाए, न हम ज्ञान हम्म, चतुर्वेदी जी को स्पर्श कर पाए, बस हम अपने आप को भी स्पर्श नहीं कर पाए, अपनी क्षमताओं का भी पूरा उपयोग नहीं कर पाए। चलिए, ये क्षमताओं का प्रयोग उपयोग हम देखिए, पूरी तरह एक से ना कर पाए और धीरे बेसिकली धीरे आगे बढ़ते रहे। सूत्रधार, बेसिकली सूत्रधार होने के कारण क्या, मैं काफी अधिक बोल लेता हूँ, तो आप मुझे इशारा कर दीजिए मुझे कहाँ तक और कितना बोलना है। नहीं तो पूरा समय और दो प्रश्नों में खत्म हमारे हो जाएगा। हमारी श्रोताओं के लिए और आपके लिए हम एक खुशखबरी लेकर आपके साथ उपस्थित हैं कि आपके वरिष्ठ हमारे हरीश नवल जी स्टूडियो में मौजूद हैं। आप अरे आपके साथ वाह, क्या चर्चा बात है! करने के अरे, लिए आपके अमेरिका में साथ है? अरे 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 जी, अरे अरे, अमेरिका से वो हमारे साथ जुड़े हैं। क्या और बात है! सुभाष चंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम अरे वाह! रश्मि के आप उन्हें इससे ऑन स्क्रीन करें। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत उम्दा व्यंग्यकार हैं आप, आदरणीय सुभाष चंद्र जी। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस मंच पर। वरिष्ठ कथाकार हैं, अरे उपन्यासकार हैं और वाह! व्यंग्यकार हैं। आपका बहुत बहुत अरे क्या स्वागत बात! करते हैं। और इसके साथ ही हम स्वागत है। स्वागत करते हैं आदरणीय हरीश नवल जी का, जो प्रख्यात अरे, व्यंग्यकार तो है ही, आप गजल भी कहते हैं, आप कविताएं भी कहते हैं, और आप बहुत कुछ कहते हैं। आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इसी मंच पर। तो आदरणीय आपने तो सुभाष चंद्र जी साक्षात और साक्षात व्यंग्यकारों को ही मेरे समक्ष उपस्थित कर दिया, और मेरे लिए तो ये आशीर्वाद समारोह हो गया। मतलब अगर मेरे गुरु जी बेशक। जो व्यंग्य पुरोधा हैं, साक्षात व्यंग्यकार हैं, इस कार्यक्रम में मुझे अगर आए हैं, तो मेरे लिए तो ये आशीर्वाद समारोह है। इससे बड़ी उपलब्धि, इससे बेशक बड़ी बेशक बेशक। तो मेरे लिए हो ही नहीं सकती इस कार्यक्रम की। और बाल दिवस पर तो मैं तो वही व्यंग्य का बाल गोपाल हूँ। उन्होंने लिखा भी था कीर्ति काले जी ने कि बाल दिवस पर मीना जी कार्यक्रम कह है। रही हैं, मीना जी कह रही हैं कि हम दबे कुचले व्यंग्यकार हैं। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कहे मीना जी। तो नहीं ये नहीं तो नहीं, आप उनका नाम वरिष्ठ लोग लीजिए। बताएंगे कि हाँ, वही वही बात, तभी मैंने उनका नाम लिया है। तो सुभाष चंद्र जी, आप एक उम्दा कथाकार हैं, उपन्यासकार हैं, व्यंग्यकार हैं। तो आप यहाँ उपस्थित हैं। आप क्या कहना चाहेंगे हमारे पिलकेंद्र जी के लिए? आप कुछ अरे, शब्द इनके लिए कहिए या बस मेरी समीक्षा मत करना, बाकी सब कुछ कर देना आप। मुझे समीक्षाओं से बहुत डर लगता है। नहीं, मैं पूरा कार्यक्रम सुन रहा हूँ और ये अच्छा मुझे जी अच्छा समझ में अच्छा। आ रहा है कि आपकी समीक्षा करना जो है खतरे से खाली कतई नहीं है। अरे, क्योंकि देख लो फिर आपने अब। कहा है कि जो चुका हुआ लेखक है वो व्यंग्यकार बनता है, और जो चुका हुआ जी व्यंग्यकार जी, है वो समीक्षक सुनो। बनता है। और मेरे साथ तो दोनों जुड़े हुए हैं। मैं व्यंग्यकार भी हूँ, समीक्षक भी हूँ, आलोचक भी हूँ। हाँ, तो हम्म पिलकेंद्र जी उन लोगों में से हैं। एक मैं कई बार एक पीढ़ी को देखता हूँ कि जैसे कुछ लोग मैंने अपने दिमाग में छांट रखे हैं कि ये लोग गंभीर व्यंग्य के नाम पर सपाट बयानी वाली चीजें परोसेंगे। ये लोग विट और आयरनी हम्म। का एक बढ़िया समन्वय लेकर एक ऐसी रचनाएं देंगे जो सामान्य पाठक और सजग पाठक दोनों के बीच का फर्क मिटाएगी।
उन लोगों में जी। मैं पिलकेंद्र जी को रखता हूँ। पिलकेंद्र क्या जी बात के है। पास बहुत बढ़िया विट है, आयरनी हम्म का इस्तेमाल करते हैं, विषय हम्म। नए लेते हैं और कोशिश करते हैं कि जो कुछ नया घट रहा है उसके हिसाब से हम्म, अपने आप को मोल्ड भी करते चलें। जब कोई लेखक क्या अपने बात। पाठकों को ध्यान में रखते हुए अपने हम्म शिल्प में, अपनी कहन में, अपने जो बात की प्रस्तुति है उसमें बदलाव लाता रहता है और पठनीयता का वो ध्यान रखता है, वो लेखक आगे जाता है। इसलिए मुझे हम्म, कहने में कतई संकोच नहीं है कि जिनकी रचना सामने आने पे मैं कितना ही भी व्यस्त क्यों ना हूं मैं पढ़ लेता हूँ। उनमें डॉक्टर हरीश नवल, ज्ञान चतुर्वेदी, पिलकेंद्र अरोड़ा, ये सब लोग हैं। और अरे ऐसे वाह, बहुत बड़ी बात। व्यंग में बहुत कम लोग हैं, अरे वाह। ऐसे बहुत कम लोग व्यंग में हैं जिन्हें आप जब चाहे तब पढ़ सकते हैं। बस जब चाहे तो पढ़ मैं सकते समझता हूँ कि मैं बड़ा मजा आ रहा है मुझे सुनने में, बिलगेन जी मैं पूरा सुन रहा हूँ। हाँ, हरीश भाई साहब आ गए हैं, वो भी मेरे ख्याल है आनंद ले रहे थे बहुत देर से। जी नमस्कार। जी, बहुत बहुत नमस्कार आपका और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे मंच से जुड़ने के लिए। प्रकेंद्र जी, मैं आपसे बात करती हूँ कि व्यंग का प्रभाव समाज पर क्या है। नहीं, पहले तो मैं इसलिए चकित हुआ कि आपने मुझे बताया नहीं कि इस इंटरव्यू में आपने दो एक्सपर्ट भी बुलाए हैं। मुझे तो लगा अभी था और मुझे तो एक्सपर्ट भी लगा आ था सकते कि आप हैं। और एक्सपर्ट आप भी आ तैयार सकते रहे। हैं। जी। अच्छा अच्छा, हाँ। व्यंग का व्यंग का समाज पर क्या प्रभाव। व्यंग का मुझे इस प्रश्न का उत्तर बड़ा वो लगता है, जटिल भी लगता है। देखिए, आज हम बड़े ही गर्व के साथ कहते हैं कि कबीर आज भी प्रासंगिक हैं। हम कहते जी हैं गुरु नानक आज भी प्रासंगिक हैं। कहते हैं 600 साल पहले जी। कबीर हुए, 550 साल पहले गुरु हम्म नानक हुए। गुरु नानक देव जी को व्यंग्यकार माना जाता है, उनका एक रूप व्यंग्यकार का भी है। और कबीर दास जी को तो पहला जी जी। व्यंग्यकार कहते हैं। जब हम ये हम्म कहते हैं बड़े गर्व के साथ कि कबीर आज भी प्रासंगिक हैं, तो इसका एक अर्थ ये होता है कि जो विसंगतियां, जो विद्रूपताएं कबीर दास जी के जमाने में थी, वो थी। आज जी। भी हैं। इसका मतलब ये हम्म। हुआ व्यंग्य का प्रभाव तो पड़ा ही नहीं। या जो विद्रूपताएं और विडंबनाएं गुरु नानक देव जी के काल में थी या महात्मा गांधी के समय थी, वे आज भी हैं। महात्मा गांधी आज भी प्रासंगिक हैं। तो भाई, महात्मा गांधी का जो दर्शन था वो कहाँ चला गया? तो अगर व्यंग में प्रभाव होता तो परसाई जी, जोशी जी, शरद जी, त्यागी जी, शिलाल शुक्ल इतना लिख चुके हैं, इतना लिख चुके हैं कि आज के व्यंग्यकारों के पास कोई विषय बचना ही नहीं चाहिए था। सारी विसंगतियों का समाधान हो जाना चाहिए था। लेकिन विसंगतियां जस की तस हैं, विषमताएं जस की तस हैं। न केवल जस की तस हैं, बल्कि बढ़ भी रही। नई नई हम्म बाजारवाद के कारण, आधुनिकता के कारण, सभ्यता के तथा कथित विकास के कारण, समाज में बढ़ रही अपसंस्कृति के कारण या असंस्कृति के कारण विषमताएं तो बढ़ रही हैं। तो सैकड़ों साल से लिखे गए व्यंग, 600 साल पुराने कबीर, कहाँ है उनकी साखियों का प्रभाव? आप बताएं। जबकि वो तो धर्म में शामिल हो गया, पंथ बन गया। गुरु नानक देव जी का तो जी एक जी। पंथ बन गया, लेकिन विसंगतियां तो फिर भी हैं, हम्म विषमताएं फिर भी हैं। तो हम कैसे मान लें कि व्यंग का समाज पर प्रभाव पड़ता है? ये कहा जाता है कि व्यंग सामाजिक नियंत्रण का एक उपकरण है। ये समाज शास्त्र की पुस्तक जी। में है। व्यंग सामाजिक हम्म। नियंत्रण का एक उपकरण है। समाज में है भी। परिवर्तन लाना हो, समाज को नियंत्रित करना हो, हम्म विसंगतियों का निवारण करना हो, तो व्यंग बहुत जरूरी है। लेकिन अब हम्म। घड़े इतने चिकने हो गए हैं, घड़े बहुत चिकने हो गए हैं, व्यंग का प्रभाव पड़ता हम्म, नहीं है। बहुत कम पड़ता है, बहुत कम पड़ता है। तो हो सकता है कि मेरे जी। वरिष्ठ जो एक्सपर्ट हैं इस कार्यक्रम में, वो मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन मुझे तो ये महसूस होता है कि व्यंग्य का प्रभाव वो नहीं पड़ता। जब हम साहित्य की बात करते थे, उस समय कहा जाता था, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की कोई निबंध था, साहित्य में तोप, तलवार और बम के गोलों की शक्ति होती है। तोप, हम्म। तलवार और बम के गोलों की शक्ति होती है, तो कहाँ परिवर्तन हो रहा है? समाज के हित के लिए चलिए, साहित्य हम लिखा बात जाता है। करेंगे अब। हरीश नवल जी हमारे साथ उपस्थित हैं, हमारे वरिष्ठ व्यंगकार। आपके लिए भी कुछ ये कहेंगे और इसी बात पर भी कुछ कहना चाहेंगे वो। बाकी ये मेरी अपना माइक एक व्यक्तिगत बार म्यूट कर लें शायद। हाँ, सूर्य जी, पहले तो बधाई आपको। आप बहुत सुंदर कार्यक्रम
करती हैं, बहुत सुचारू ढंग से करती हैं, खुद भी बहुत अच्छी लेखिका है, बहुत अच्छी गजल कहती हैं। और आपके गाए हुए आपका मैं बस संगीतबद्ध जो हो जाते हैं उनको बड़े बड़े गायक ऐसे सुन चुका हूँ। सुभाष चंद्र जी यहाँ पर है, मेरे आत्मीय है, मेरे छोटे भाई है, मेरे बड़े प्रिय लेखक भी हैं मेरे। और तिलकेंद्र अरोड़ा जी तो मैं करुणा से पहले तो मेरा भारत में जो मेरी अंतिम यात्रा थी मतलब जो मैं के घूमने भ्रमण था, तो वो मैं उज्जैन गया था। और उज्जैन में जाकर तिलकेंद्र जी से मिलना इतना अच्छा लगा कि उन्होंने एक ही दिन में मुझे 2 बार अच्छा, अपने घर में लाया और अरे वाह, भोजन कराया तो कराया, लेकिन शिवाजी का उनके घर में मैंने देखा कि प्रकृति प्रेमी है। और इनके घर में सीढ़ियों से जब आप चढ़ते हैं ऊपर तक गमले लगे हुए हैं, और उनमें एक पौधा कुछ ऐसा कि उसको चाय में डालते हैं तो चाय बहुत स्वादिष्ट। हरीश जी, आपकी आवाज में कुछ प्रॉब्लम है। आप एक अच्छा, बार एग्जिट होके इन होइए या तो। हाँ जी, अभी आ अब रही है ठीक थी आवाज की? शायद। अब ठीक है? नहीं, वो थोड़ा ना इको के साथ आ रही है आपकी आवाज काफी। अभी भी? अभी भी? हाँ जी। अलका अग्रवाल जी भी कह रहे थे, मुझे लगा शायद मुझे ही लगा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी को तो थोड़ी तकलीफ हो रही है आवाज से। ओके, मैं फिर जाकर के वापस आऊँ? हाँ, आप जाकर के वापस आइए, मैं जब तक नाम लेती हूँ। काफी लोग हमारे साथ जुड़े हैं इसी बीच में। वीना सिंह जी, आवाज क्लियर नहीं है, चलिए कोई नहीं, हम जाकर वापस आ रहे हैं। मृत्युंजय जी कुमार जी कह रहे हैं, बिल्कुल सही कहा आपने सर। हरगोविंद झाम जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं आप। मेरा मानना है किंतु विसंगतियां हैं अवश्य, किंतु कम तो हुई हैं, ये तो मानना ही पड़ेगा। असर तो हुआ ही है, विसंगतियां बदल रही हैं, और इसीलिए व्यंग भी बदल रहे हैं, नए रूप ले रहे हैं। ऐसा हरिगोविंद झाम जी कह रहे हैं। राम स्वरूप दीक्षित जी सेम बात कह रहे थे, कोई बात नहीं। आनंदा जी कह रही हैं अपने माइक म्यूट कर लें, चलिए देखते हैं। प्रेम जन्मेजी भी हमारे स्टूडियो में मौजूद है, चलिए जब तक हम प्रेम जन्मेजी का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत, आप भी बहुत उम्दा व्यंग्यकार हैं, और आपका हम स्वागत करते हैं। अगर आप बैक स्टेज हैं तो रश्मि जी आप उन्हें स्क्रीन पे लाएं। अगर आप मेरी आवाज सुन रही है रश्मि जी, अगर सर बैक स्टेज हैं तो आप उन्हें ऑन स्क्रीन लाएं। मनोज कुमार मनोज जी एक उम्दा गीतकार हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर हम आपका। आप एक प्रख्यात व्यंग्यकार हैं, इस पटल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज तो आपको हमने तिलकेंद्र जी के लिए 2 शब्द के लिए आमंत्रित किया है। जल्द ही आपके मैंने साथ कहा ना, मेरा अलग मेरे से लिए ये आशीर्वाद समारोह है। आशीष संध्या है मेरे आपके लिए ये, कि साक्षात आपके साथ व्यंग्यकार साथ यहाँ उपस्थित है। मुझे भी ये आशीर्वाद मिल रहा है, इसके अच्छा लिए अच्छा मैं अच्छा। आपकी आभारी रहूंगी तिलकेंद्र जी। जी सर, मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ तिलकेंद्र जी के बारे में। आपका क्या कहेंगे इनके लिए और इनके व्यंग के लिए? और जैसा कि अभी इन्होंने ये कहा कि व्यंग का समाज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, चिकने घड़े हो चुके हैं लोग, और जो विषमताएं कल थी वो विषमताएं आज ज्यों की त्यों है। इसलिए इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यंग का उस पर प्रभाव नहीं पड़ा। तो आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे, और तिलकेंद्र जी के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? पहले तो धन्यवाद। ये देवशील मेमोरियल जो है, उन्होंने जो संकल्प लिया कि भैया जो पिलकेंद्र अरोड़ा हैं, जो आज तक दूसरों से साक्षात्कार करते रहे, उनका साक्षात्कार लिया जाए। और उन और मैं तो सारा हर समय जुड़ना चाह रहा था और देखना चाह रहा था कि इनकी खिंचाई किस तरह से होती है। तो दूसरी बात, अभी आपने कहा इनके बारे में कि पिलकेंद्र के बारे में कुछ कहा जाए। अब समस्या क्या है, ये महाकाल की नगरी से आते हैं, तो महाकाल तो जी जी। सभी भेजते हैं। तो और बेशक, ये हर हर महादेव। हाँ, तो हर इनका हर कुछ महादेव। पता नहीं है कि और इनके साथ संबंध बहुत पुराने हैं। शिव शर्मा जी जी साथ उस कार्यक्रम में, और बहुत मतलब इतनी सारी स्मृतियां और हैं इनके साथ। पर मुझे लगातार ये लगता रहा कि पिलकेंद्र जितना काम करते हैं उतना इनको महत्व नहीं मिल रहा है। लगातार जी। मतलब इन चीजों को देख रहा हूँ, बड़ी गंभीरता कई कुछ चीजें गंभीरता से भी करते हैं। और इनका जो पहला संग्रह आया था, उसको मैं और ज्ञान चतुर्वेदी हम दोनों गए थे वहां पे, उसका लोकार्पण भी हुआ था, हमने बातचीत भी की, तब काफी तब लगा मुझे। और दूसरा ये भी था कि जब ये टेपा सम्मेलन होता था उस समय ये बहुत सक्रिय थे। जी मुझे लगता है कि कई बार इस तरह की चीजें जो हैं वो आपकी लेखकी क्षमता का हनन करने लगती हैं। मतलब ये जी। जो
जो चीज है आपको फिर वही उधर खींचती है। जैसे लगभग ये वही स्थिति है जैसे कवि सम्मेलन या इस तरह की चीजें हैं। आप देखेंगे हमारे बहुत सारे कवि सम्मेलन के जो लोग एक समय बहुत चर्चित रहे, पर लिखने के नाम पर अगर देखेंगे तो उनका आपको कुछ मिलता नहीं है। तो कई बार ये आयोजन, क्योंकि मैं भी भुक्तभोगी हूँ, आयोजन करते हैं और उसमें सावधानी से, और हम लोगों की लेखन की नाव जो है अक्सर रेत में फंसी रहती, तो इसमें जो है थोड़ी ये चीजें, पर उसके बावजूद भी इन्होंने निरंतर जो है जो काम किया है उसमें मुझे नहीं लगता है कि उस तरह का देह या उस तरह की को इनकी रचनाओं को रेखांकित किया गया। छोटी मोटी समीक्षाओं की बात नहीं कर रहा हूं मैं। दूसरी बात ने जो व्यंग्य के बारे में अभी वो कही इनको लेकर कि भैया समय तो वही जो कितना व्यंग्य लिख लिया उसके बावजूद भी ये है। तो आप मुझे एक बात बताएं पिलकेंद्र जी, कितने ऋषि मुनि आ गए, कितने सारे अस्त्र शस्त्र आ गए, कितने समाज सुधारक आ गए, कितने राम पैदा हुए और उतने ही रावण भी पैदा हुए। रावणों की अभी भी कोई कमी नहीं है, कमी नहीं। समाज जो है उसमें अगर आप ये सोचें कि इसका प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। मेरा कहना यह कि पहले एक समय होता था कि आप जिसको रक्षक समझते थे वो रक्षक ही होता, पर देखा भक्षक। तो अब सीधे सीधे कोई पुलिस वाला हो तो उसको देख के लगता है कि भैया ये तो शिकारी है, शिकार करेगा, उस पर विश्वास नहीं होता। इसी तरह से गांधी टोपी जो एक समय बहुत सम्मान का प्रतीक मानी जाती थी, तो ये कई बार लेखकों ने लिखा कि भाई, लेखकों ने भी लिखा और कि कोई तुक का आदमी उसे नहीं पहनता। तो ये धीरे धीरे ये क्या होता है कि रचनाकार एक संस्कार देता है, मेरा मानना ये। जैसे आप बच्चों को संस्कार देते हैं, रचनाकार उसको, और ये संस्कार क्या है? विरोध का संस्कार, कि कोई भी गलत आपके सामने चीज हो रही है आप उसका विरोध करें, कोई विसंगति हो उसका विरोध करें। उसका नुकसान आपको बहुत उठाना पड़ता है क्योंकि दूसरा आदमी इस बात को समझता नहीं, और आपकी प्रकृति ऐसी हो जाती है, कई बार घरेलू झगड़े हो जाते हैं कि आपकी प्रकृति विरोध की, तो कई चीजें विसंगतियां घर में भी आएगी, पत्नी की, बच्चों की। तो उन लोगों को लगता है ये तो लड़ाका आदमी हर समय जो है इसी तरह की बातें करता है। तो ये मेरा मानना ये है कि व्यंग्य के साथ ये निश्चित रूप से, जब हम कहते हैं कि व्यंग्य में कूड़ा लिखा जा रहा है, तो कूड़ा कहाँ नहीं लिखा जा रहा? कविता में नहीं है, कहानी में नहीं है, कई सब जगह जा रहा है। गुणवत्ता तो वैसी ही आती है ना। परसाई के समय में भी कितने सारे लोग रखे थे, पर जो क्या है कि कौन आगे बढ़ेगा उसकी रचनात्मकता तय करती है। और ये निरंतर सतत आप अच्छा लिखना एक बहुत बड़ी शर्त है। हम कहते हैं हम व्यंग लिख रहे हैं, व्यंग नहीं, हम कैसा व्यंग लिख रहे हैं, और अच्छा कैसा व्यंग लिख, कैसा। तो और दूसरा, कैसा व्यंग लिखने से ज्यादा कैसा पढ़ना भी जरूरी है, तब आपको समझ आएगा। तब आप आपके अंदर एक संपादक जागता है। जब आप परसाई, शरद जोशी को पढ़ते हैं, हमारे यहाँ ये है, नाम ले देते हैं कि भाई परसाई, हाँ परसाई, उनकी 15 रचनाएं पूछे उनको पता नहीं होती है। रविन्द्रनाथ टैगोर की पढ़ा नहीं, आप जो है उसमें संदर्भ। तो मेरा मानना ये है कि ये बहुत आवश्यक है, जो मैंने इनके साथ देखा है, पिलकेंद्र के साथ। ये तो इवन जो लोग फेसबुक को गंभीरता से लिखते हैं, इसमें लिखे को गंभीरता से लेते हैं। तो ये इस कारण से मुझे लगता है कि पिलकेंद्र जो है इस दृष्टि से व्यंग जो है, मेरी दृष्टि से अभी हर समय का, मतलब अभी का व्यंग भी नहीं कह रहा हूं मैं, हर काल का, हर समय का व्यंग, हर समय की रचना। भारतेंदु के समय में कितने लोगों ने लिखा, भारतेंदु अकेले खड़े हुए हैं। हर समय के लोग जो है उसमें प्रसाद हैं, जो अगर आप उन्हें कहानी पढ़ी तो आता है कि ठहरा है वही जिसमें दम है, तो वही रुक पाता है जिसमें शक्ति है। तो और ये समय तय करता है, और कभी वर्तमान तय नहीं करता है कि आप क्या हैं, ये भविष्य तय करता है। जिसके सामने लेखक नहीं होता, उसका पद नहीं होता, के संबंध नहीं होते, ये नहीं होता, सिर्फ किताब होती है। तो मेरा ये बहुत बड़ी बात है, वाह। किताब और उसमें लिखे शब्द फिर वही जिंदा रहते हैं। बहुत अच्छी बात की। इसी बीच हमारे साथ एक उम्दा वरिष्ठ कथाकार, उपन्यासकार, व्यंग्यकार सूर्य बालाजी जुड़ चुकी हैं। हम आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस मंच पर, और पिलकेंद्र जी को शुक्रिया करते हैं कि आपकी वजह से हम आप सभी से फिर से मिल पा रहे हैं, और हम इन सब से एक एक करके एक बार फिर से मिलेंगे। तो आदरणीय हरीश नवल जी,
आप कुछ कह रहे एक थे मिनट और में आपको। क्षमा ले लूं आपसे, क्योंकि मुझे अभी तैयारी करनी, सुबह जल्दी के जी फ्लाइट सर, है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने नमस्कार, के लिए। सबको बहुत शुक्र बहुत है। हरीश शुक्रिया, भाई नमस्कार। नमस्कार। सूर्य वाला जी नमस्कार, को प्रणाम। शुभ यात्रा प्रेम भाई। ये आपकी आवाज फिर गड़बड़ हो रही है हरीश भाई, आपकी आवाज आप जो है। सभी लोग अपना माइक म्यूट कर लें, सिर्फ हरीश जी को सुनते हैं, बाकी लोग म्यूट कर लें तो फिर शायद ठीक रहेगा। मैं समझता हूँ कि आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो पिलकेंद्र अरोड़ा जी पर केंद्रित है, ना कि व्यंग पर जी जी केंद्रित है। तो उस पर व्यंग पर आलोचना और वो सब चीजें हालांकि बहुत प्रासंगिक होते भी मेरे ख्याल से उनकी आवश्यकता नहीं है। हम जी पिलकेंद्र जी जी की बात करेंगे कि पिलकेंद्र जी जी व्यक्ति के रूप में मैंने इनको देखा। मैं इनको विगत लगभग 4 साल से जानता हूँ। मैं इससे जी पहले सिर्फ इनको टेपा सम्मेलन के संयोजक के रूप में जरूर जानता था, कभी कभी इनका नाम सुनता था, कुछ व्यंग जी जी इनके देखता था, पर मैंने कभी इतना गंभीरता से पिलकेंद्र जी को नहीं लिया था। जब मैं उज्जैन जी गया वहाँ की यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में, और वहाँ पिलकेंद्र जी से मिलना हुआ, मिलकर के मैंने जब उनके घर गया, एक दिन में 2 बार उनके घर गया, तो वहाँ उन्होंने कुछ व्यंग भी सुनाए और मैंने देखा कि जो बातचीत से थी तो बहुत ज्ञानवान है, बहुत आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल व्यक्ति है, और जी 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 इनमें आस्थाएं भरी हुई है, संस्कृति की चेता है। तो मुझे लगा कि इनको पढ़ना चाहिए, और मैंने मुझे पुस्तक दी, मैंने पुस्तक पढ़ी, फिर उसके मैंने प्रतिक्रिया दी, तो मुझे लगा कि एक अच्छा व्यंग लेखक हमारे पास है, जिसको अभी और प्रतिष्ठित होना है। जी जी मुझे जी बहुत अच्छा लगा। और मैंने देखा, मैं आपको जिनमें आवाज मेरी नहीं आ रही थी, बता रहा था कि मेरे सीढ़ियाँ इनकी चल रहा था, तो उस पर गमले लगे हुए थे जिनमें इनका प्रकृति प्रेम जो है वो फल फूल रहा था, और उसमें एक पौधा ऐसा था कि जिसकी पत्तियों को चाय में डालते तो उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है, और जो कि चित्त को भी बहुत प्रसन्न करता है, और बहुत सुगंधित होता है, सुगंधित भी था। तो मैंने देखा कि पिलकेंद्र का व्यक्तित्व तो ऐसा ही है कि जो सुवासित करता है, न केवल शारीरिक रूप से आपको आपके द्वारा, बल्कि वो आपको आत्मिक रूप से भी देता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति कम है कि जिनमें उदारता हो। आजकल ये औदार्य बहुत बहुत कम हो गया है, लेकिन पिलकेंद्र जी इनमें से है कि कोई उनके लिए कुछ भी करे अच्छा काम तो अवश्य उसको नोटिस लेते हैं, और 10 जगह उसको जरूर कहते हैं नाम लेकर, जबकि आजकल ज्यादातर लोग अपने अपने को तो कहते हैं, फिर दूसरे की बात करना पसंद नहीं करते, लेकिन मैंने इनमें ये बात देखी कि ऐसा नहीं है। फिर इनकी विनम्रता, कहते हैं कि विद्या ददाति विनयम, तब तक विद्यावान नहीं है जब तक कि हम विनम्र नहीं है। तो जिन्होंने गुरु नानक से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी के सभी महात्मा के ग्रंथों का आचरण किया हो, उन पर इतना बड़ा काम किया हो, जो क्या बड़ी बात है सर आपने, वाह। तो ऐसा व्यक्ति जो फिलोसफर भी है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी है, वो है। फिर मैंने देखा कि फेसबुक पर बहुत सक्रिय होते हैं, ये सिर्फ लाइक नहीं करते, कमेंट जरूर करते हैं, और कमेंट जिस भाषा में करते हैं, तो उसमें तो मैं सोचता हूँ कि पिलकेंद्र इतना वहाँ ना लिख करके अगर अपने लेखों में लिखते तो उनके व्यंग और ज्यादा अच्छे होंगे। ये मेरे मन में आता है, क्योंकि मित्र वही है जो चाहे कि मेरा दूसरा मित्र भी आगे बढ़े तो उसके कुछ इन चीजों को बताए। और जो मैंने इनकी विशेषता देखी, गुरु ग्रंथ साहब से लेकर के जो इन्होंने सिख धर्म पर, सिख गुरुओं पर काम किया है, मैंने तो काम देखा भी है, पढ़ा भी है, और उसकी बहुत प्रशंसा हो रही है इस समय। वो काम बहुत अच्छा। जयंती जी कह रही है कि आवाज फिर नहीं आ रही है। हाँ जी, आवाज थोड़ी कट के आ रही है, पर मुझे समझ आ रहा है, इसलिए मैं सुन रही हूँ। बार बार आपको टोकना मुझे अच्छा नहीं लगा। थोड़ी सी आवाज में खड़खड़ है अभी, तो कोई बात नहीं, पर काफी असल में मैं अमेरिका से बोल रहा हूँ, दूरी बहुत है। हाँ, दूरी बहुत है, और लोगों का कहना ये है कि आपकी जो आवाज को पेटेंट कर लिया है मैजिक मैन ने, तो वो कहीं और नहीं चलती, वहीं चलती है बस। तो मैं क्या बता, ये
इसमें बताइए। अरे वाह, अद्भुत टिप्पणी करिए। हाँ, तिलकेंद्र जी में क्या है कि ये शब्द साधक है, लेखन में भी और वाचन में भी। वो बात है, तो जिसने शब्द की साधना करी और बाकी जो बात इन्होंने कही और प्रेम में भी आगे काम में जितना सुन पाया, असल में क्या है कि यदि लेखन का असर नहीं होता तो कुरान शरीफ पढ़ करके या गुरु नानक के लेखन को पढ़ के या कबीर को पढ़ के या गीता को पढ़ के या बाइबल को पढ़ के कई लोगों के ईमान और मन बदलते नहीं, उनका असर होता है, लेकिन वो तीव्रगामी नहीं होता, धीरे धीरे होता है, वो एक संस्कार बनाता है। हम सबके जो संस्कार है उनके द्वारा बने हुए, जो हमने पढ़े या माता पिता ने हमारे पूर्वजों ने हमको सुनाए सिखाए, तो वो ग्रंथों से ही है। तो व्यंग की बात है, देखिए ये व्यंग तो जागरण करता है, व्यंग का कार्य है जागरण करना, समस्या का निदान करना, कभी भी निदान मूलक साहित्य का नहीं होता। वो बता देता है कि ये समस्या आइडेंटिफाई, फिर इस पर लोग अपने अपने विचार करते हैं। तो व्यंग ने इतना बड़ा काम किया है कि इसने लोगों को जागरूक किया है। आप समझिए, मान लीजिए अगर ये इतना व्यंग नहीं लिखा जाता, लोग इतना नहीं पढ़ते, तो समाज आज जितना भ्रष्ट दिखता है उससे कहीं कहीं ज्यादा भ्रष्ट दिखता है। इसलिए उसका लिखित का जरूर असर पड़ता है, मैं ऐसा मानता हूँ। और मैं बड़ा होने के नाते आशीर्वाद भी देता हूँ अपने छोटे भाई को कि तिलकेंद्र अरोड़ा इसी तरह से। मुझे भी देके जाइए सर आशीर्वाद, अकेले तिलकेंद्र जी को नहीं। आपको भैया, आपका तो कंठ ऐसा है कि दुनिया इसको सुन रही है, आपकी वाणी ऐसी दुनिया इसको सुन रही है, और आपकी लेखनी ऐसी कि दुनिया इसको पढ़ रही है। तो मैं आप गजल के आशीर्वाद देना, गंदे का आशीर्वाद मत देना, वरना पहले कीर्ति काले जी ने व्यंग लिखना शुरू कर दिया है। अगर इन्होंने भी व्यंग लिखना शुरू कर दिया तो कंपटीशन और बढ़ जाएगा। अच्छा, देखिए जितना अधिक कंपटीशन होता है उतना अच्छा होता है। हम सब लोग एक ही समय में लिखते थे ना, सूर्यबाला जी, मैं, ज्ञान चतुर्वेदी, प्रेम जन्मेजय, वो सब तो हमें कंपटीशन था, लेकिन तो गला काट कुछ नहीं थी, हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करते थे, खुश होते थे, प्रोत्साहित कर। आजकल थोड़ा सा समय बदल गया है कि अब तो बस मैं और केवल मैं। तो तिलकेंद्र जी इस चीज से बचे हुए, मैंने सबसे पहले ये कांसेप्ट किया, इससे बचे रहिए। और बाकी दीदी बैठी है यहाँ, आशीर्वाद देने की सबसे सक्षम अधिकारी तो वही है। मैं दीदी को प्रणाम करता हूँ और आप दोनों को आशीर्वाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए कितने गजब की बात है कि सभी लोग कमेंट में, बेशक बहुत से लोग लिख रहे हैं कि उन्हें आवाज क्लियर समझ नहीं आ रही, लेकिन फिर भी वो अपने कान को जैसे दीवार से लगाकर सटे हैं, पूरी की पूरी सुनने की कोशिश की है उन्होंने आपकी बात को, और जितना उन्हें समझ आया है उन्होंने सुना है। ये है आपका, आपके श्रोताओं का आपके लिए, पढ़ने वालों का आपके लिए प्रेम, और यही आपकी कमाई है, और मुझे लगता है यही आपकी सफलता है। इससे बड़ी और कोई बात नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि हम सफल नहीं हैं, आप सफल नहीं हैं। श्री राम दवे जी भी जुड़े हुए हैं लगातार, डॉक्टर दमयंती शर्मा जी भी जुड़ी हुई है, नीलम जी कह रही हैं तिलकेंद्र जी जैसे स्मर्थ व्यंग्यकार के मूल्यांकन के बहाने सभी स्मर्थ रचनाकारों को सुनना एक उपलब्धि है। देवशील मेमोरियल को हम धन्यवाद करते हैं। हालांकि मेरे मोबाइल में आवाज खड़खड़ आ रही है, लेकिन फिर भी मैं लगातार सुनने की कोशिश में हूँ। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। उमंग सरेन जी जुड़ी हैं इसी बीच, अमूल कुमार चौधरी जी जुड़े हैं, बीना सिंह जी जुड़े हैं, मधु मेहता जी जुड़े हैं। सभी लोग जो शुरू में थे वो अभी तक हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं, शुक्रिया करते हैं। और हम अब बढ़ते हैं आदरणीय दीदी सूर्यबाला जी की तरफ, और हम आपसे दो शब्द सुनना चाहेंगे तिलकेंद्र जी के लिए। तो आप भी अपना स्नेह आशीष दीजिए और कुछ कहिए उनके लिए। पहले मुझे प्रणाम करने दीजिए। और ये मेरा आज बहुत परम सौभाग्य है। आपको याद होगा कि 7 तारीख को हम लोग ये कार्यक्रम करने वाले थे, है ना रश्मि जी, और आप जानते हैं, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और अच्छा आपके सामने है। तो 4 साक्षात व्यंग्यकार, 4 व्यंग्य पुरोधा आज हमें, यानी आपको भी और मुझे भी और पटल को भी आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित है। तो ये जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसलिए 7 तारीख का कार्यक्रम स्थगित हुआ और 14 तारीख को कार्यक्रम हुआ। और बाल दिवस पर हुआ, क्योंकि मैं तो इन सबके सामने बाल ही हूँ, बाल गोपाल, इसलिए बाल दिवस पर हुआ।
और मैं आपसे भी छोटी बालिका। अरे हाँ, तो बाल दिवस पर भी तो हुआ कार्यक्रम। जी जी, सूर्यवाला जी, आपसे सुनते हैं जी, कुछ। पहले तो आप बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं। मुझे लगता है कि आप पिलकेंद्र जी की बहुत सही उत्तराधिकारिणी हैं। मैं देख रही हूँ कि आप इतनी अच्छी तरह आप दाद दे रही हैं, जैसे शेर पर दाद दिया जाता है, उसी तरह आप हरीश जी पर और प्रेम के बात पर आप जिस तरह से बराबर साधुवाद दे रही थी, वो मैं देख रही हूँ। और जिस तरह जिस प्रवाह से संचालन कर रही हैं, और आपने अभी आप दोनों ने, पिलकेन जी ने भी और आपने भी 14 नवंबर की बात कही। आपने कहा आप भी बालिका हैं, पिलकेन जी ने तो उसका बहुत फायदा उठाया, नाजायज फायदा नहीं उठाया, जायज फायदा उठाया। मेरे मोबाइल पे लिखा व्हाट्सएप पर कि आज बाल दिवस है, तो बाल हट रखिए आप और आप आइए। इतना अच्छा लगा मुझे कि देखो, अच्छा, अपनी बात कहने का भी एक तरीका होता है। तरीका होता है। कहने को तो उज्जैन के हैं, लेकिन उनके बातों का अंदाज लखनऊ वालों को, लखनवी अंदाज है उनका। और ये जो पिलकेन जी ने लिखा कि बाल हट रखिए मेरा, और वो न भी कहते तो देखिए, हर व्यक्ति में कुछ ऐसे गुण होते हैं। पिलकेन जी में तो बहुत से हैं। मुझे कुछ जो लोग आप सब जानते हैं, सुनने वाले जानते हैं, हरीश जी जानते हैं, प्रेम जानते हैं, उन्होंने क्या क्या काम किया है। लेकिन इधर पिछले 2 वर्षों से, 2-2.5 वर्षों से मैं जिस पिलकेंद्र अरोड़ा को देख रही हूँ, सुन रही हूँ, सराह रही हूँ, पढ़ रही हूँ, वो पिलकेंद्र, उसका जो ग्राफ है वो बिल्कुल कीमतों के ग्राफ की तरह ऊपर चला जा रहा है। क्या बात है। जिस तरह से प्राइस लाइन ऊपर जा रही है आजकल महंगाई, तो ये एक बड़ी श्रेयस बात है कि कोई व्यक्ति अपना विकास कैसे कर रहा है। आजकल चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, साहित्य के अंदर किन्हीं विधाओं का क्षेत्र हो, कभी कभी बड़ा दुखद लगता है। और हरीश जी ने बड़ा ठीक कहा, और प्रेम ने भी, कि सौभाग्य से हम व्यंग्यकारों में अभी तक इस तरह की कोई मतलब मार काट वाली प्रतिस्पर्धा कभी नहीं रही। हमने बड़े बड़े उससे लोगों को एक दूसरे को सराहा, और मुझे खुशी है कि हमारे पिलकेन जी जैसे जो हमारे उत्तराधिकारी हैं, वो जिस तरह वरिष्ठों को, अपने अग्रजों को सम्मान देते हैं, जिस सम्मान से उन्हें बुलाते हैं, कि एक बार पिलकेन जी कहते हैं तो मेरे लिए ना कहना बहुत मुश्किल हो। अरे अरे अरे, क्या बात है, क्या बात आपकी सरलता और महानता है, बहुत बड़ी बात है। मैं विश्वनाथ सचदेव जी को ये बात कहती हूँ, नवनीत के संपादक हैं, पहले धर्मयुग के थे। मैं कहती हूँ, विश्वनाथ जी, जब आप कोई रचना मांगते हैं ना, तो हम सब छोड़कर लगता है कि ये काम पहले पूरा करना ही है। और पिलकेन जी का मैंने बहुत कभी कभी बहुत छूट भी ली है। मैं ये मानती हूँ कि ये गलत है, और हमें अपने छोटों को भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, उनसे छूट नहीं लेनी है। लेकिन शायद पिलकेन जी भी मेरी बहुत सारी लाचारियां, अस्वस्थता की लाचारियां, उम्र की लाचारियां, परिस्थितियों की लाचारियां समझते हैं। जब कभी हमने उनसे कहा, जैसे कभी उनका आ गया कि आपको शरद जी की ये पढ़ देनी है, मैं कहती हूँ कि आप जल्दी से कोई रचना ढूंढ कर दीजिए। अच्छा, और आप विश्वास करिए कि हम, मालूम है ये व्यक्ति कैसे वो काम कर देता है। पिलकेन जी से कोई कहने का मतलब है काम का हो जाना। बहुत बड़ी बात। आपने कहा है तो आपका वो काम हो जाएगा। और मुझे याद है कि एक बार तो हरीश जी, मैंने पिलकेन से यहाँ तक कहा कि मेरी रचना आप ही को ढूंढ के देनी पड़ेगी। अच्छा, मेरी कोई रचना आप मुझे पढ़वाना चाहते हैं तो जल्दी कोई रचना दे दीजिए। अच्छा हुआ कि लाचारी होती है, लाचारी होती है। और आप विश्वास मानिए कि इन्होंने भेजी 2 रचनाएं, और एक आध मुझे मिली बाद में, लेकिन मैंने कहा नहीं, पिलकेन जी से मैंने कहा था, उन्होंने ये रचना भेजी है, मैं उनका तो मैं यही पढ़ूंगी, यही रचना पढ़ूंगी। अरे मेरा सौभाग्य, मेरा बहुत बड़ी बात है। और ये इनका आपके लिए सम्मान है जी। और ये व्यक्ति मैंने देखा है, खाली व्यंग्य नहीं करता। आप देखिए फेसबुक में कमेंट्स, शायद आपने भी शायद बहुत खूबसूरत जी, मुझे भी मिलते हैं। हर कमेंट इनका ओरिजिनल होता है, ओरिजिनल होता है। ये तो बात है, मैंने भी इनसे कहा था, पढ़ने के बाद कमेंट करते हैं। और इतनी जल्दी सोच ले जाना
नया और अच्छा सा, ये आपकी टैलेंट, आपकी प्रतिभा, आपकी रचनाशीलता का बहुत बड़ा प्रमाण है कि आप किस तरह उसको लाते। यही चीज मैंने इनके इधर आए सभी व्यंग्य, छोटे व्यंग्य है, ठीक है, वो व्यंग्य मैंने देखा है सारे व्यंग्य रचनाओं में, उसमें कुछ नई बात रहती है, नई ताजगी रहती है, और कोई सा भी विषय ले लेते हैं। मैंने कहा आपकी कलम है कि जो भी विषय को आप छू देते हैं वो एक व्यंग्य रचना हो जाती है। तो और बहुत से लोग साफ साफ लगता है पिलकेन जी की आप कोई व्यंग्य रचना कर लेकर पढ़िए तो आपको कभी नहीं लगेगा कि बड़ी मशक्कत से और शब्दों को जुटा करके, हास्य परक शब्दों को जुटा करके व्यंग्य बनाया गया है, ऐसा नहीं लगता। बनाया गया बनाया हुआ व्यंग्य नहीं लगता है, वो स्वतः निश्रित व्यंग्य लगता है। जो मैं हमसे सबसे कहती हूँ, एक बड़ा पुराना मेरा स्लोगन बन गया है कि व्यंग्यकार तो पैदाइशी ही होता है और लेखक तो बना जा सकता है, व्यंग्यकार बना नहीं जा सकता। और व्यंग्य तो लेखक की शिराओं में बहता है, सिर्फ कलम से नहीं लिखा जाता। तो इधर मैं लगातार पिलकेन जी का जो जिस तरह से वो, और बड़ी गंभीरता से, बड़ी सावधानी से, ये नहीं कि हाँ इनको भी किया उनको किया, शॉर्टकट मारा आगे गए, जो आज का समय है। मैं देख रही हूँ, हर विधा में देख रही हूँ कि किसी तरह से, और वो समझ में आ जाता है। आप जब तो लोगों का इधर उधर करते हैं, शॉर्टकट अपनाते हुए आगे बढ़ते हैं, चाहे कमेंट में, चाहे अपनी रचनाओं में, चाहे लोगों की मदद करने में, चाहे मदद लेने में, तो ये एक बहुत बड़ा है। मुझे डर है कि हम पिलकेन जी की बहुत ज्यादा प्रशंसा न कर दें, लेकिन अभी तक जो देखा है उससे लगा है कि नहीं, ये प्रशंसाओं से और अपने आप को संतुलित करने वाले व्यक्ति हैं। ये प्रशंसाओं से डिगने वाले व्यक्ति नहीं, जो कहते हैं आधे जल की गगरी नहीं है। और मैं यही इनको बहुत बहुत शुभकामनाओं दूंगी, बहुत आशीर्वाद दूंगी कि जिस तरह आप चल रहे हैं उसी तरह आप चलिए। जैसे उन्होंने कहा है ना भवानी प्रसाद मिश्र ने, कि जिस तरह तू बोलता है उस तरह तू लिख। तो जिस तरह आप अभी तक चल रहे हैं, अपनी गति को आप यही रखिए और आप घमासानों में मत पड़िए। आप अपनी प्रतिस्पर्धा अपने आप से ही करिए कि आपकी अगली रचना पिछली रचना से कितनी आगे बढ़ी। बहुत बहुत अच्छा लगा और बहुत खूबसूरत, बहुत बड़ी बात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत खूबसूरत शब्द आपने कहे, और बिल्कुल सच्चे शब्द कहे, जैसे दिल से निकले, जिसकी कोई तैयारी नहीं होती जिन शब्दों की, और जो अपने दिल में आप भाव समेटे हुए थी वही भाव तुरंत निकल कर सामने आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं पिलकेंद्र जी इसके लिए। राम स्वरूप दीक्षित जी, सूर्य बालेंद्र जी का बढ़िया वक्तव्य। 14 नवंबर मेरे लिए बड़ा शुभ साबित हुआ। पता नहीं किसने सबसे पहले शुभ प्रभात कहा होगा आज मुझे। मैं देखता हूँ शुभ प्रभात किसने कहा आज। मैं वाकई आज मेरे लिए शुभ प्रभात हुआ है। अब शुभ संध्या और शुभ रात्रि तक आ गए हैं, तो मेरे वाकई इतने आपने सुबह सुबह शीशा देखा था, आशीर्वाद समारोह ही संपन्न हुआ है। मेरा आशीर्वाद समारोह है ये। सभी ने मुझे साक्षात व्यंग्यकारों का आशीर्वाद मिला, इससे प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलता है लिखने के लिए। साक्षात व्यंग्यकार, व्यंग्य पुरोधा जब सामने उपस्थित हो, तो मेरे जैसे बाल गोपाल जो व्यंग्य का है विद्यार्थी है, उसे तो प्रेरित होना ही है। तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। प्रेरित होना एक अलग बात है। अभी जैसे सूर्यबाला जी कह रही थी, बेशक हमें प्रेरित ही होना चाहिए, प्रेरित होना एक अच्छी बात है, और हवा में उड़ना वो एक दूसरी बात है, वही हम सब नहीं कर सकते और वही हमें सभी नहीं करना। तो राम स्वरूप जी सूर्यबाला जी का बढ़िया वक्तव्य कह रहे हैं, और सूर्य को सूर्य कहना पड़ता है वो कहते हैं, लेकिन पता नहीं क्या कहना चाहते हैं वो। मधुमन जी जुड़ी है, सार्थक परिचर्चा कह रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रश्मि अभ्या जी, निर्देश निधि जी, बहुत ही सार्थक और महत्वपूर्ण कमेंट होता है पिलकेंद्र जी का। तो आपके कमेंट की भी लोगों को इंतजार रहती है। बहुत बहुत आपको इसके लिए बधाई। सुंदर परिचर्चा भूदत्त शर्मा जी कह रहे हैं। वीना सिंह जी, वाह लखनऊ है ही अनूठा शहर, और लखनऊ की प्रशंसा आदरणीय सूर्यबाला दीदी के मधुर शब्दों से सुनना मन खुश हो गया। तो आपकी मधुर वाणी से जो हमने मधुर शब्द सुने हैं
उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीधी सच्ची बात आपने कही। और अब बात करते हैं पिलकेंद्र जी से फिर से हम। बात होती है सम्मानों की, सम्मान की। आपने अपनी पूरी जो आपका मेरे पास आया उसमें किसी सम्मान की चर्चा नहीं की। तो इस सम्मान के बारे में आप क्या कहते हैं? आज के समय में जैसे सम्मान बंदर बाट की तरह बट रहे हैं, हर चौथे दिन ऑनलाइन ही जो हमारे सर्टिफिकेट्स हैं और उन्हीं के ऊपर नाम लिख के और खूब सम्मानित किया जा रहा है हर एक संस्था के द्वारा। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं पिलकेंद्र जी? मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है मेरे वरिष्ठ व्यंग्यकारों का आशीर्वाद और उनकी शुभकामनाएं। क्या मेरे श्रोता और जो मेरे पाठक हैं उनका समर्थन, उनका सहयोग, यही मेरा सबसे बड़ा सम्मान। और आज तो मेरा आपने इतना सम्मान करा दिया, चार चार साक्षात व्यंग्यकारों से मुझे आशीर्वाद दिलवा दिया। इससे बड़ा सम्मान भला और क्या हो सकता है? यही सम्मान, असली सम्मान यही है। बाकी सारे सम्मान तो बस सम्मान है, इतना ही कहूंगा मैं। नहीं, ये जो सम्मान बंदर बट रहे हैं उनके लिए मैं जानना चाहती हूँ आपसे, उसके बारे में कुछ आपसे जानना चाहती हूँ। कभी व्यंग्य पाठ का आयोजन करें तो सम्मानों पर सबसे श्रेष्ठ रचना श्रद्धेय डॉक्टर सूर्य बालाजी की है। अब उनकी रचना सुनेंगे तो आपको पूरे सम्मान आप रखिए कभी व्यंग्य पाठ आपके पटल पर। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आज तय हो ही गया, बस तारीख तय होना, तारीख दिन तय होना बाकी है। बाकी ये तो तय हो ही गया कि हम सभी को एक एक करके जरूर सुनेंगे। ये मेरा सौभाग्य रहेगा। हाँ, वो भी करें, अलग से सत्र भी करें। और बिल्कुल वो व्यंग्य रचना में सम्मान की है, श्रेष्ठ रचना है, सर्वश्रेष्ठ रचना सम्मानों पर। कैसे शील्ड का स्टॉल लगाया है, साल का स्टॉल लगा है, फूल माला का स्टॉल लगा है, नारियल का स्टॉल लगा है। एक मिनट पिलकेंद्र जी, हरीश सर कुछ कहना चाहते। जी सर, एक बात कहना चाह रहा था कि आपने अभी सम्मानों के प्रति सम्मान नहीं दिखाया, उसको बंदर बाट कहा। नहीं, आज के डेट में हो रहा है कुछ नहीं। जब ऐसा व्यक्ति है जिसको सम्मान मिले हुए और तो ये क्या है, देखिए ये लगता है कि बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, पर आप सोचिए जब हमारी जनसंख्या 32 करोड़ थी तो उसमें कितने लेखक थे, और आज जनसंख्या अरब से ऊपर हो रही है, तो उसी मात्रा में हर चीज बढ़ेगी। और जब इतना बड़ा मीडिया हमारे सामने ऑनलाइन आ गया है, जहाँ पर कि जो व्यक्ति छप नहीं पा रहे थे या उनके मकान को नहीं छापा जा रहा था, तो भी जो मर्जी लिखे उसके ऊपर भी उनको सम्मानित किया जा रहा है। तो इसको एक अभ्यर्थना है कि किसी ने कुछ काम किया तो उसको प्रमाण पत्र दिया। आपने प्रमाण पत्र की बात की तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं, और इसमें कोई शक नहीं, भले ही कितने पद्मभूषण पद्मश्री कुछ भी मिलते रहे, लेकिन लेखक को जो सम्मान, जैसे पिलकेंद्र जी ने कहा है कि जो उन्हें पाठकों से मिलता है, जो आलोचकों से मिलता है, बाकी सम्मान पर ये बड़े आप चर्चा करेंगे तब मैं बोलूंगा। अभी तो जी नहीं, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और मैं ये खुद भी यही मानती हूँ, कई बार मैं कहती भी हूँ कि प्रशंसा के लिए बल चाहिए, सच्ची प्रशंसा के लिए बल चाहिए। ऐसा होता है ना सोनिया जी, देखिए कितने लोग संचालन करते हैं, बहुत लोग करते हैं जी, लेकिन सभी पिलकेंद्र अरोड़ा या सोनिया तो नहीं कहे जाते। हमारे पटल में जिसको आपने मैजिक मैन कहा, उसमें कितनी संचालिकाएं हैं, तो किसको आप मानेंगे? उनमें से 2-4 ऐसी हैं जिनको हम कह सकते हैं कि हाँ ये उस कैटेगरी पर है। तो इसलिए यदि, लेकिन जो कोशिश कर रहा है, लगातार कर रहा है, तो लेकिन वो वहां तक जैसा वो सोच रहे माली जी नहीं पहुंच पा रहा, तो उसके अथक प्रयास के लिए यदि उसको एक सीढ़ी दे दी उसको, तो इट्स ओके। हाँ, ये है कि वो खुद प्रयास ना करे, खुद ही लोग भाग भाग करके जाने लगे कि साहब कमेटी में जाए, लोगों से मिले, तो मुझे भी दीजिए, मेरा नाम भी दीजिए, वो होता है। अब मुझे ही मेरे लिए पूछने क्या कि फॉर्म भर दो, एक पुरस्कार है, मैं भी उसमें हूँ। मैंने कहा मुझे फॉर्म नहीं भरना भाई, फॉर्म भर के लिया, या तुम कह रहे हो कि मैं भी उसमें, तुमको तुमने दिया, तो मुझे लगता है कि उसने दिया, तो ये मुझे मंजूर नहीं है। पाठक दे रहे हैं, चिट्ठियां आती हैं उनकी, बहुत अच्छा है। और बाकी जब कोई देता है तो ठीक बात है, माफ कीजिए बीच में सम्मान कर गया। बहुत सम्मान मिलने हैं और इनको जो मिलने हैं। चलिए, हम
उसकी फेरिस्त में है। हम उनके लिए ताली बजाने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल जल्दी ही आपके सभी सम्मानों के लिए बहुत बहुत आपको हम। तो पिलकेंद्र जी, जैसे सूत्रधार अब हो गए आप, तो क्या आप अगले जन्म में या बाद में भी हर बार सूत्रधार होना पसंद करेंगे? आपको इस पोस्ट में, इस आपने रूप में कैसा लगता है? आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया। मैंने एक व्यंग रचना लिखी भी है कि अगले जन्म मोहे सूत्रधार न कीजो। शायद आपने वो पढ़ी होगी, इसीलिए अच्छा। आप उसके आधार पर आपने ये प्रश्न किया है। 32 साल तक लगातार सूत्रधार संचालन करने के बाद आप जी, देखिए 32 साल, सूत्रधार कभी बिग टाइम। 32 साल सूत्रधार कभी वरिष्ठ नहीं होता, सूत्रधार जी कभी यशस्वी नहीं होता, वो सूत्रधार जी। ही रहता है। मैंने इतने कार्यक्रमों का संचालन किया है कि आज 65 साल की उम्र में भी लोग अपेक्षा करते हैं कि मैं उनके किसी लोकार्पण या विमोचन कार्यक्रम का संचालन करूं। मेरे जरूर। सामने जो लोग बैठते थे कार्यक्रमों में स्टेज पर, मेरे सामने, हम्म या जो अंतिम पंक्ति का अंतिम श्रोता था, वो आज किसी जी। कार्यक्रम का मुख्य अतिथि बनता है, किसी का अध्यक्ष बनता है, किसी का विशिष्ट अतिथि बनता है, लेकिन मैं भुक्तभोगी। सूत्रधार ही रहा। ये सूत्रधार की पीड़ा है। जी। और मैं आपको भी कहता हूं, आप भी सावधान और सतर्क रहें। हालांकि आप तो प्रख्यात गजलकार भी हैं, कवि हैं, गीतकार हैं। कुछ कहेंगे हरीश जी? अमीन सियानी कितने कितने अभिनेताओं के ऊपर भारी थे, हाँ हाँ, वो बिल्कुल बिल्कुल। यानी हालत ये होती है कि लोग शोक सभा होती है तब भी मुझसे कहते हैं कि आप इस शोक सभा का भी संचालन करें। अब बताइए अभी क्या किया मैंने 4-5 दिन पहले, अभी 4-5 दिन पहले मैंने किसी शोक सभा का संचालन किया है। आपकी बात से याद आ गया मुझे, और ऐसा था कि मैं उसको मना भी नहीं कर मैंने एक उठावने का भी संचालन किया है, और उसको मैंने एक आर्टिकल लिखा था बकायदा, उठावने का संचालन। और मुझे आश्चर्य हुआ कि सबसे ज्यादा कमेंट उस रचना को मिले, और 7 लोगों ने उसको शेयर किया, उस रचना को। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उठावने का संचालन। उठावने का संचालन क्या किया जाए। और व्यंग में कैसे कैसे विरोधाभास होते हैं, वो देखने को आपको मिले हो क्या? व्यंग तो विरोधाभास से उत्पन्न होता है ना। जहां विरोधाभास दिखा वहां व्यंग हुआ। जहां ढोंग दिखा, पाखंड दिखा, आडंबर दिखा, विसंगतियां दिखी, विद्रूपताएं दिखी, विषमताएं दिखी, विडंबनाएं दिखी, वहां पर व्यंग अपने आप उत्पन्न होता है। समाज में, व्यवस्था में जो कुछ होना चाहिए वो नहीं हो रहा, और वो हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। ये विरोधाभास है। इसके कारण व्यंग जन्म लेता है। जन्मदाता है। उसका उद्देश्य वही है, एक सुंदर, स्वस्थ और सशक्त समाज की रचना करना। लेकिन जैसा मैंने बताया, हालांकि मेरा एक व्यक्तिगत वो है, वरिष्ठ लोगों ने कहा कि प्रभाव जरूर पड़ता है साहित्य का, संस्कार का। आस्था चैनल, कितने चैनल हमारे यहाँ है। हो सकता है इन सब चैनलों के बाद भी भारत में इतनी अपराध की गति रुकी है। अगर ये चैनल ना होते तो पता नहीं अपराध में भारत शीर्ष पर होता, किस हद तक बढ़ता। गीता के कारण, रामायण के कारण, गुरु ग्रंथ साहब के कारण शायद भारत में अभी कुछ शांति है, कुछ व्यवस्था है। अगर ये धर्म ग्रंथ न नियंत्रित करते मनुष्य को, तो पता नहीं भारत की स्थिति क्या हो जाती। सोचिए आप, इतने धर्म, इतने संस्कार, इतनी संस्कृति होने के बाद भी अपराध तो हो रहे हैं। लेकिन अगर ये नहीं होता तो स्थिति और विकट, और विषम, और भयानक, और भीषण होती। मुझे ऐसा लगता है, जिसे मेरे वरिष्ठ व्यंग्यकारों ने कहा, साक्षात मेरे व्यंग प्रौधा और व्यंग गुरुओं ने कहा, और है बिल्कुल ये स्थिति है। प्रभाव पड़ता है, लेकिन जो प्रभाव हम उम्मीद करते हैं कि इस व्यंग को पढ़कर ही कुछ परिवर्तन आ जाएगा, लेकिन वो परिवर्तन की आहट सुनाई नहीं देती। वो इसलिए भी होता है, मुझे ऐसा लगता है कि जो लिखने वाले हैं, जो व्यंग को पसंद करते हैं, मतलब जो खुद लिखते हैं, वही आपके उस व्यंग को पढ़ रहे हैं। जिन्हें पढ़ना चाहिए, जिनके लिए हम लिख रहे हैं, वो शायद उस तक पहुंच नहीं पाते, तो इसलिए उन पर उसका असर भी नहीं होता। तो शरद जी ने भ्रष्टाचार पर बहुत व्यंग लिखे जी 1990 के पहले। आज स्थिति क्या है भ्रष्टाचार की? बहुत व्यंग लिखे भ्रष्टाचार पर। परसाई जी ने पुलिस व्यवस्था पर व्यंग लिखे। आज पुलिस व्यवस्था की क्या स्थिति है?
खाली रूप बदला है, आप बाकी सब जी, कुछ आपके यथावत सभी व्यंग ज्यादातर साहित्य को लेकर ही हैं, इसके लिए मतलब जैसा जितना मैंने पढ़ा है आपको। है। ये आरोप मुझ पे जरूर लगता है कि मेरे ज्यादातर जी। व्यंग साहित्य पर है, क्योंकि ये जो समय है, हम्म, आज का समय है, आज का समय हम्म, राजनीतिक विषयों पर व्यंग लिखना खतरनाक हो चुका है। ऐसे व्यंग को दुधारी जी। तलवार कहा जाता है, बिना मूठ का चाकू हम्म, होता है। आज की तारीख हम्म, में, आज के दिनों में राजनीति पर व्यंग्य करना खतरे से खाली नहीं है, वो अपने हाथों को लहूलुहान करना है। तो मुझे सबसे सरल टारगेट लगता है साहित्य। तो वो आपने इसलिए सरल लगता है रास्ता चुना। कि मतलब वो इसलिए लगता है कि साहित्य में भी कई विसंगतियां हैं। शरद जी ने, जी। परसाई जी ने इतना कुछ लिखा है। साहित्य में आत्ममुग्धता की स्थिति भी है, साहित्य में अहम की स्थिति भी है, बहुत है। जी। शरद जी ने भी बहुत अच्छे अच्छे टिप्पणी, मैं ये उनसे तुलना नहीं कर रहा अपनी, लेकिन उनके नहीं दो नहीं, वो ठीक है, स्टेटमेंट समझ में रहे हैं। बहुत हाँ। प्रभावित हुआ। मैं आपको एक शरद जी का जरूर सुनाना चाहूंगा पटल को और जी। श्रोता जी। दर्शकों को। जी, स्वागत। स्वागत है शरद जी आपका। ने जो लिखा है, और 1990 में, मतलब हम्म। साहित्य समाज का दर्पण है, जी। लेकिन अगर दर्पण ही साफ नहीं होगा, दर्पण ही गंदा होगा, हम्म। तो वो समाज उसमें अपना अक्स, अक्स तो आपका भी वह नाम उपनाम है उसमें कोई समाज बात अपना नहीं। अक्स कैसे देख पाएगा, कैसे सही देख अक्स पाएगा? दिखेगा हाँ। ही नहीं, हम्म, नहीं देख सकता, क्योंकि बहुत विरोधाभास है। आलोक पुराणिक कहते हैं, जब तक मनुष्य घटिया रहेगा, भाई मनुष्य है तो हम्म, काम क्रोध मद लोभ मोह माया मत्सर भी है, हम्म, तो जहां पर ये हम्म, मानसिक विकार हैं, चाहे वो साहित्यकार हम्म, में हो, चाहे किसी नेता में हो, चाहे किसी अधिकारी में हो, चाहे किसी और कलाकार में हो, जहां ये मनोविकार है हम्म, वहां पर व्यंग तो उत्पन्न होगा। तो एक साहित्यकार कैसे हम्म, इन मनोविकारों से बच सकता है, जबकि हमारे बड़े बड़े जी। संत, बड़े बड़े हम्म, महापुरुष, बड़े बड़े हम्म, महामंडलेश्वर, बड़े बड़े नहीं बाबा बच पाए। हम्म। नहीं बच पाए, तो एक साहित्यकार, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जल में रहकर मछली जो है वो पानी नहीं पिएगी, या जल में रहकर वो हम्म, दूसरी मछलियों से प्रभावित नहीं होगी। हम कहते हैं ना, एक नहीं मछली होगी। सारे तालाब को गंदा कर देती है, तो कैसे साहित्यकार हम्म, प्रभावित नहीं होगा उन मछलियों से जिन मछलियों के बारे में वो लिख रहा है, होगा। एक मैं जरूर सुनाना चाहूंगा। अ, देखिए, परसाई जी ने जो कहा है वो मैं नमन करता जी। हूँ व्यंग प्रोधा हरिशंकर परसाई जी को। हमारे मध्य प्रदेश में जबलपुर में ही उनका जन्म हुआ। लेखक का अहंकार व्यर्थ है, हम कोई हम्म। युग प्रवर्तक नहीं है। लेखक जी। कोई युग प्रवर्तक नहीं है, हम छोटे छोटे लोग हैं, हमारे प्रयास भी छोटे छोटे हैं। हम कुल इतना कर सकते हैं कि जिस देश, जिस समाज और जिस विश्व के हम हैं और जिनसे हमारा सरोकार है, उनके संघर्ष में हम भागीदार बन सकते हैं, जिससे एक बेहतर हम्म। व्यवस्था हो और बेहतर इंसान पैदा हो। ये हमारा लक्ष्य है, ये लेखक का लक्ष्य है। अब देखिए, शरद जी जिनका जन्म उज्जैनी में हुआ, उज्जैन में हुआ, और मुझे गर्व है कि हम्म। मेरा जन्म भी उसी नगर में हुआ जिस नगर में व्यंग पुरोधा शरद जोशी जी का जन्म हुआ है। देखिए आप क्या क्या लिखते बात हैं, तो आपको मेरे है। जो साहित्यिक व्यंगों का आधार या साहित्यिक व्यंग लिखने का कारण आपको समझ में आ जाएगा। समझ लेखक में को आया। लेखक के तौर पर अपने को विशिष्ट नहीं मानना चाहिए। हम्म। लेखक को लेखक के तौर पर लेखक के तौर अपने को विशिष्ट अपने नहीं को मानना विशिष्ट नहीं चाहिए। मानना चाहिए। कोई भ्रम मत पालिए, कोई भ्रम मत पालिए। पाठक में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। यदि पाठक आपसे छोटा है, यदि पाठक आपसे छोटा है, तो क्या आप बच्चों के लेखक हैं? हम कैसे हम्म, किसी पाठक को अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं? अगर हम कह रहे हैं कि हम्म, पाठक तो साधारण है, हम तो लेखक हैं, हम तो विशिष्ट हैं, हम तो। तो आप क्या बच्चों के लिए लिख रहे हैं? तो पाठक, हम्म। तो क्या आप बच्चों के लेखक हैं या उनके जिनका मानसिक स्तर गिरा हुआ है? शरद जी लिखते हैं, आप पाठक के बीच के हैं। जितने भी लेखक हैं, कवि हैं, ये सब पाठक के बीच के ही तो हैं। लोग नहीं बोलते, आप बोलते हैं, सिर्फ इसी बात का फर्क हम्म। है पाठक और लेखक में। न लेखक विशिष्ट है, न लेखक का काम विशिष्ट है। जिस दिन आप सामान्य जन के एहसास से छिटक जाएंगे, जिस हम्म। दिन
आप आम जन के एहसास से छिटक जाएंगे, तब वाकई विशिष्ट हो जाएंगे, लेकिन लेखक नहीं रह पाएंगे। लेखक आप नहीं उससे रह लेखक पाएंगे। नहीं क्या रह बात है, पाएंगे। लेखक को बहुत अच्छी किसी बात। चीज का अहम या आत्मयोग्यता होना ही नहीं चाहिए। हम्म पाठक को आप कम मूल्यांकन नहीं कर सकते। श्रोताओं का, पाठकों का, दर्शकों का हम कैसे कम मूल्यांकन करें? ठीक है, वो लिखते नहीं है, बिल्कुल। आप लिखते हैं। आप कविता पढ़ते हैं मंच पर, वो नहीं बोलते, नहीं लिखते समझते कविता, हैं, समझते हैं। हाँ, समझते हैं। तो हम कैसे समझते हैं। उनको अंडर अगर वो एस्टिमेट करें, समझने वाले कैसे नहीं उनको हो तो अंडर हाँ, करें? लिखने हमें वाले का उनका क्या हो सकते मूल्यांकन हैं। करना बिल्कुल होता है। बिल्कुल कभी भी बिल्कुल, बहुत लेखक अच्छी को बात, यह नहीं बहुत समझना अच्छा। चाहिए कि वो शिखर पर है, किसी अहम का शिकार हम्म नहीं होना चाहिए, न उसे आत्ममुग्ध होना हम्म चाहिए कि मैंने ये कर लिया, हम्म, मैंने इतने संग्रह प्रकाशित हो गए, मेरे इतने महाकाव्य प्रकाशित हो गए, मुझे इतने सम्मान मिल गए। बहुत नहीं, अच्छी ये बात। और शरद जो आनंदा परसाई जी ने लिखा है। और जी हाँ, ये परसाई जी, शरद जी ने लिखा है। और ने लिखे। आपको पता है, हाँ, आपने काफी पढ़ा। बहुत लिखा है उन लोगों ने। उनकी बराबरी तो हम्म कोई कर नहीं सकता दोनों को, दोनों की। हम्म, परसाई जी यदि कहा जाए व्यंग के वाल्मीकि हैं, तो शरद जी जो हैं वो व्यंग के वेद व्यास हैं। क्या बात, तो उनकी जो रचनाएं हमारे लिए धर्म ग्रंथ हैं। ज्यादा से ज्यादा एक पढ़े, रामायण है कभी और एक कुछ। गीता है, या हाँ, रामायण। हाँ, वो हमारे लिए धर्म ग्रंथ है। तो एक सवाल है हमारे सामने कि एक तरफ अध्यात्म और दूसरी तरफ व्यंग, तो आपके प्रमुख विषय हैं, तो बिल्कुल अपोजिट हैं वैसे तो ये। तो आप इनमें कैसे सामंजस्य बना पाते हैं? वैसे ये मैंने भी देखा वो था, लेकिन आनंदा जी की तरफ से अन्नदा ये जी का प्रश्न आया। इशारा शायद मैंने जो हाँ, पंथ से आनंद। संबंधित पुस्तकें लिखी हैं जी उनके जी ऊपर है। मैं आपको एक स्पष्ट बात बताना चाहूंगा। व्यंग जी लिखना अधिक कठिन है किसी जी आध्यात्म के विषय पर लिखने से। व्यंग लिखना अधिक कठिन होता है। एक बात तो ये आप मान के चलें कि अध्यात्म की जी विषय पर पुस्तकें लिखना सरल है, लेकिन व्यंग का लेखन जो है वो अधिक कठिन माना जाता है, और वो होता भी कठिन है। हम्म। आपको सीमित शब्दों में अपनी पूरी बात संप्रेषित करना होती है अपने पाठकों को, अपने श्रोताओं को। और किसी को बुरी भी ना तो लगे। अब ये तो अभी व्यक्ति की बात है। मतलब हम्म देखिए, अगर आप हम लिखते हैं, तो एक जो लेखक है वो व्यंग भी लिख सकता है, वो निबंध भी लिख सकता है, वो गंभीर भी लेखन कर सकता है, जी गंभीर लेखन भी कर सकता है। लेकिन गंभीर लेखन से व्यंग लेखन कठिन है। आप जैसे ये जो मैंने आपसे बात कही थी कि गद्य का निकष या साहित्य का निकष यदि गद्य है, तो गद्य का निकष या कसौटी व्यंग है। अगर आप अच्छा व्यंग लिखते जी। हैं तो आप अच्छे गद्यकार हैं, अच्छे साहित्यकार हैं। ये उसका एक अच्छा अच्छा। प्रमाण है, एक कसौटी है, एक हम्म निकष है, एक तुला हम्म, है, जिस पर आप लेखकों को तोल सकते हैं। जी जी। फिर भी इस इन इतनी पुस्तकें आपने, 5 पुस्तकें आपने कही गुरुओं की, तो उसके लिए आपने हाँ उनका हाँ। विशेष रूप से अध्ययन किया होगा, अलग समय लिया हाँ, मैंने होगा, उनका इस अध्ययन व्यंग की किया। दुनिया से निकल के उसमें डूबना पड़ा होगा, बिल्कुल हाँ अध्यात्म की हाँ, दुनिया बिल्कुल। में। उससे व्यंग पर प्रभाव पड़ा था। मेरी व्यंग की जो धार थी, हालांकि धार तो हम्म ज्यादा थी नहीं, वो थोड़ी सी बोथरी हो हम्म गई थी, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान हम्म गंभीर लेखन की तरफ था। मैंने काफी पढ़ा, अपने हम्म गुरुओं की वाणी को पढ़ा, इतिहास को पढ़ा, हम्म सिख दर्शन को पढ़ा, और उसके बाद ये पांचों जो पुस्तकें मैं लिख पाया उनकी प्रेरणा से। मैं तो स्टेनोग्राफर हूँ, उन्होंने लिखवाई मुझसे। भला एक व्यंग्यकार जी। कैसे आध्यात्मिक पुस्तकों को लिखे, लेकिन मेरा उन्होंने उपयोग किया है। अरे भाई, तुम्हें क्या हम्म कर रहे हो, चलिए हमारा काम कीजिए, आप तो लेखा हम्म, स्टेनोग्राफर हो। तो हम लोग तो स्टेनोग्राफर होते हैं, जितने भी लेखक हैं, कवि हैं, सब स्टेनोग्राफर ही तो हैं। तो यहाँ तो मैं एक बिल्कुल बिल्कुल। स्टेनोग्राफर था, एक मुंशी था, एक मुनीम था। डिक्टेशन मिलता रहा और मैं लिखता रहा। जी कागज भी वही, हमारे गुरु नानक देव जी ने तो कहा है, आपने पढ़ा होगा, कागज भी जी। वही है, कलम भी वही है, दवात भी वही है। हम हैं क्या? कागज भी वही हम्म है, कलम भी वही है, सही बात। दवात भी वही है। हम कहाँ हैं? हम कहीं नहीं हैं। सब कुछ करता हाँ, वो है। वसीला हम बनाया, सिर्फ फिर भी माध्यम, आपको उन्होंने, आप खुशकिस्मत है। हाँ, माध्यम हम है, सिर्फ माध्यम, वसीला है। माध्यम है। जी। कर्ता यानी करण और कारण तो वही है, कर्ता वही है। हम हम्म। सिर्फ एक माध्यम है, स्टेनोग्राफर है। वो डिक्टेशन देते रहे, मैं लिखता रहा, लिखा। शायद उनकी डिक्टेशन सही दिशा में थी, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि व्यंग्यकार जो काम करता है समाज में से
कुरीतियों को, विसंगतियों को दूर करना, उनको पॉइंट आउट करना, उसका तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है। ऐसा ही हमारी गुरुवाणी करती है, ऐसे ही हमारे ग्रंथ हाँ करते हैं, यही कार्य ही बिल्कुल वो कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, वो थोड़ा सा हाँ हाँ तरीका उनका थोड़ा सा सॉफ्ट है और हमारा थोड़ा सा हाँ अलग हाँ है, बस हाँ, इतना ही बिल्कुल बिल्कुल। फर्क हाँ है, लेकिन उसका बिल्कुल, काम वही है जी। वही और था बिल्कुल। हमारी एक बात कह रही थी, निर्देश निधि जी कह रही है कि कैसे पिलकेंद्र जी आपको विषय सूझते हैं, क्या है आपकी रचना प्रक्रिया, आपके तमाम व्यंग तो हमारे दिमाग पर छप गए हैं, तो आप विषय कैसे अरे वाह आपके दिमाग में सूझते हैं, आपको कैसे चुनते हाँ हैं हाँ आप, हाँ हाँ, ऐसा निर्देश से पूछना ये चाहती हूँ। तो सब कुछ ऑब्जर्वेशन पर है। ऑब्जर्वेशन, जी आलोक पुराणिक जी का एक कहना है। आलोक पुराणिक जी बहुत बड़े व्यंग्यकार हैं और मैं उन्हें व्यंग्य का नया आलोक कहता हूँ। उनका कहना होता है कि एक व्यंग्यकार को 24/7 व्यंग्यकार होना चाहिए, हमेशा व्यंग्यकार होना हम्म चाहिए। उसमें व्यंग्य दृष्टि हम्म। है, वो 24 घंटे व्यंग्य दृष्टि होना चाहिए। पार्ट टाइमर काम हम्म नहीं है, पार्ट टाइम का काम नहीं है, फुल टाइमर काम है व्यंग्यकार। आपकी दृष्टि व्यंग्य दृष्टि होना चाहिए, 24/7 आपको व्यंग्यकार होना चाहिए। बहुत सारे विषय, हम कहते हैं ना ज्ञान जो है वो पत्ते पत्ते बूटे बूटे पर है, तो इतनी हम्म। विसंगतियां हैं। जैसे मैं कह रहा था कि समाज में। परसाई जी, शरद जोशी ने जो व्यंग लिखे, अभी भी विसंगतियां हैं, अभी भी विषमताएं हैं। हम्म सिर्फ एक दृष्टि की जरूरत है। आप ये नहीं कह सकते वो दृष्टि नकारात्मक है या निगेटिव है, नहीं। लेकिन उस निगेटिव, उस नकारात्मक को हम सकारात्मक बनाने की एक कोशिश करते हैं। ये बात अलग है कोशिश करते कि हैं। उस कोशिश में हम्म हम फेल हो जाते हैं, और इसीलिए कबीर आज भी प्रासंगिक रहते हैं, नानक आज भी प्रासंगिक हम्म। रहते हैं। हम लोग उनसे तुलना नहीं कर रहे, एक उदाहरण दे रहा हूं जो मैंने कहा उसका। और जी रचना जी प्रक्रिया जी। की बात यह कि जैसे ही कोई विषय दिमाग में आता है तो उस विषय को हम फिर सभी लोग ऐसा करते हैं। जैसे आपके दिमाग में कोई कविता या गजल आती है, निर्देश निधि जी बहुत अच्छी हम्म, कवित्री हैं, आज ही फेसबुक पर जो उनकी कविताएं छपी हैं वो बड़े ही उच्च स्तर जी। की हैं। बहुत ही अरे वो वाह, मैं देशी पढ़ना देशी चाहूंगी, औरतें जरूर करके जो पढ़ूंगी मैं कविता इस है, प्रोग्राम के बाद। देशी औरतें जी। का शोक राग से लेकर वो एक नदी के प्रदूषण तक चली जाती है 4 कविताओं के माध्यम से। अरे बहुत क्या अद्भुत बात कविताएं है। हैं। तो विचार एकदम, मतलब हम किसी चीज को देखकर, किसी बात को सुनकर हम्म या किसी बात को पढ़कर हमारे दिमाग में तत्काल एक प्रतिक्रिया होती है। बस उसी प्रतिक्रिया हम्म। को हमें पालना जब और पोसना होता हम्म, है, और कल्पना के आधार पर उसका विकास और विस्तार करना होता है। यही आप गजल में जी करते जी। हैं, वो कविता में करते हैं, हम लोग व्यंग में करते हैं। बात वही है, यही बेशक रचना प्रक्रिया बेशक है। वही। यही। हाँ। जैसे रामस्वरूप अभी दीक्षित जी लिख रहे हैं कि व्यंग लेखन भी गंभीर लेखन ही है। बेशक यही बात अभी कह रहे हाँ, थे। व्यंग बहुत सही कहा गंभीर है लेखन आपने। है, मैंने कहा ना, गंभीर से जी भी गंभीर जी। है, गंभीर से हम्म। भी गंभीर है। अभी कल परसों ही मैंने 2 व्यंग लिखे। वो देखिए जरा सी बात है, एक लघु कथा हम्म, का पुरुष विशेषांग निकला। जी जी। लघु कथा का मैंने पढ़ा। आपने पढ़ा होगा, हाँ। पुरुष विशेषांक। जी जी। भारत के इतिहास में आज तक पुरुष विशेषांक किसी पत्रिका नहीं निकला, पत्रिका का। हम्म महिला विशेषांक निकलते हम्म हैं, युवा विशेषांक निकलते हैं, वृद्ध विशेषांक निकलते हैं, बाल विशेषांक हम्म निकलते हैं, लेकिन कभी पुरुष हम्म विशेषांक अलग से नहीं निकला। ये व्यंग्य का बहुत बड़ा विषय है, और मैंने इस पर एक व्यंग हम्म लिखने की कोशिश भी की है। एक हम्म परसों की इन्होंने डाला था, निर्देश निधि जी ने डाला था फेसबुक पर, एक ऑटोमेटिक हम्म। मेकअप मशीन का आविष्कार हो गया है। आपके लिए भी ये अच्छा। खुशखबरी हो सकती है। स्वीडन में स्वीडिश मशीन बनी है, ऑटोमेटिक मेकअप जी। मशीन। मात्र 30 हम्म सेकंड हमें अपना हम्म चेहरा दिखाना है मशीन को, वो स्कैन करेगी हम्म। हमारे चेहरे को, और मात्र 30 सेकंड में मेकअप हो जाएगा। जैसा आपको ना जैसा आपके चेहरे को हाँ सूट करता है। अच्छा। बिल्कुल, जैसा पता आप चाहे लगे ना, वैसे उसको कर पता सकते लगे ना हैं। उसने हाँ भूत हाँ प्रेत बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं वो नहीं होगा, मेकअप होगा। आप उनकी पोस्ट पढ़ें और आप देखें, ऑटोमेटिक मेकअप मशीन, उसका नाम है मोडा, MODA। स्वीडन में उसका आविष्कार ओके। हुआ है। तो व्यंग्य का बहुत अच्छा हम्म विषय है, बहुत अच्छा हम्म विषय व्यंग्य का। कहते हैं ना, जब ट्रेन मेकअप करती है तो समय पर पहुंच जाती है, जब ट्रेन मेकअप करती है तो समय पर पहुंच जाती है, लेकिन जब महिलाएं मेकअप करती हैं तो लेट हो जाती है। बहुत पुराना ट्रेन छूट चुटकुला है। जाती है। बहुत लेट हो जाती है वो, क्योंकि ट्रेन मेकअप करती जल्दी पहुंचती। तो उस आधार पर भी मैंने एक व्यंग लिखने की कोशिश की है। अगर वो छप निर्देश गया निधि जी कह रही संपादित है कि मुझे पता था आप इस बात को पकड़ लेंगे, मेकअप वाली बात को, तो आपके श्रोताओं और वो पाठकों को पता है कि आप कहाँ कहाँ ये निशाना आपका ये जाने वाला ऑब्जर्वेशन है। और मैं फेसबुक है। पर, ये मैं जब ऑब्जर्वेशन है। फेसबुक पर, फेसबुक मेरे लिए मैदान है एक, जैसे खुला मैदान होता है ना, क्रिकेट का मैदान, जी हॉकी का जी जी मैदान, जी। फेसबुक मेरे लिए एक मैदान हम्म है। और मैं रोज सुबह मैदान में उतरता हूँ, देखता हूँ कि मुझे किस विषय से खेलना है,
किस विषय को मुझे पकड़ना है, कैच करना है, और कैच करके फिर उसी विषय के आधार पर मैं व्यंग लिखता हूँ। और फेसबुक किसी भी रचनाकार के लिए ये बड़ा आवश्यक है, जो भी आपने कहा है हाँ कि पढ़ना, दूसरा आंखें कान नाक सब खुला रखना। हाँ, टिप्पणियों के बारे जो भी हरीश नवल जी ने कहा, मुझे फेसबुक मेंटल एक्सरसाइज के लिए आवश्यक लगती है। जैसे हम लोग जिम जाते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तो मुझे लगता है कि फेसबुक जो है हमारे मेंटल एक्सरसाइज के लिए बहुत जरूरी है। रोज सुबह आप आधा घंटा मेंटल एक्सरसाइज करें। लोगों ने पोस्ट की है, बड़ी मेहनत से आर्टिकल लिखा है, कविता लिखी है, गजल लिखी है, गजल रिकॉर्ड करी है, आप उसको सुनिए। आप उनकी मेहनत को जाया मत जाने दीजिए, उनको प्रेरित कीजिए, उनको प्रोत्साहित कीजिए, ताकि और वो अच्छी कविता और वो अच्छी गजल और वो अच्छी रचना लिखकर फेसबुक पर पोस्ट करें। तो हम क्यों लिखे उत्तम, बढ़िया, शानदार, मजा आ गया, बधाई, शुभकामनाएं, बिना पढ़े? एक ही रचना पर बार बार हम रचना को पोस्ट करेंगे तो बार बार लोग टिप्पणी कर देते हैं, क्योंकि पढ़ते नहीं है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जब मैं फेसबुक पर जाता हूँ तो मेंटल एक्सरसाइज मेरी होती है। मैं उसको पढ़कर कोशिश करता हूँ कि कम से कम समय में हम टू द पॉइंट टिप्पणी या कमेंट कर दें। तो वो एक तरह से मेंटल एक्सरसाइज है। मेंटल एक्सरसाइज नहीं, उससे कुछ सीखने को भी मिलता है, कहीं ना कहीं कोई शब्द, कोई भाव, कोई एहसास, कोई पॉइंट, कुछ तो मिलेगा आपको कहीं ना कहीं। लोगों की जो अभिव्यक्ति होती है वो उनकी भावनाओं की रहती है, उनके अनुभव की रहती है, उनके ऑब्जर्वेशन की होती है। तो जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया, जो अनुभव उनका था, वो आपको बैठे ठाले मिल गया और मुट्ठी में मिल गया। कितना आसान रहा। जिसे उन्होंने वो मेकअप मशीन की डाली थी पोस्ट, तो मैंने तत्काल नेट पर देखा, पूरा डिटेल देखा उसका। वास्तव में स्वीडन में वो बनी है और मोडो नाम है उसका, और 30 सेकंड में मेकअप कर देगी और उस पर अच्छा व्यंग भी चूसता है, बन सकता है जी, बन सकता मैंने बनाया है। मुझे लगता है आपका टाइम भी हो रहा है। अटपट राजा झटपट न्याय, एक आपकी रचना पढ़ी थी मैंने, अटपट राजा झटपट न्याय। तो इसके में क्या कहना चाहते थे आप, ये दर्शकों को आप बताएं कि कुछ अच्छा देखिए, व्यंग ना स्पष्ट, हालांकि मैं तो स्पष्ट व्यंग लिखता हूँ, प्रतीकात्मक नहीं लिखता। हालांकि व्यंजना का अर्थ ही होता है प्रतीकात्मक, अभिधा होती है स्पष्ट सपाट, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि एकदम वो पाठकों तक संप्रेषित हो जाए। लेकिन अटपट राजा झटपट न्याय एक कहानी भारतेंदु जी वाली पुरानी है, जिसमें बहुत सारी बातें, वो मैंने लिखी थी साइरस मिस्त्री का जो एक्सीडेंट हुआ था बंबई से अहमदाबाद जाते समय। आप आश्चर्य करेंगे, वहां किन किन चीजों को पहले कहा कि सीट बेल्ट नहीं लगाया था, फिर कहा था कि जो कार है वो खराब बनी है, कंपनी वाली आए, फिर कहा कि ये पुल खराब बना है, फिर किसी ने कहा कि भाई ये जो सिग्नल लगे हैं यातायात के, ये गलत लगे हैं। ये इंटरनेशनल किसी संस्थान ने रिपोर्ट दे दी कि जो यातायात के सिग्नल लगे थे वो गलत लगे थे, इसी कारण जो है वो एक्सीडेंट हुआ। अब इस विषय को मैंने इसमें उठाया कि वो कहानी याद आ गई, फिर मैंने उसको इसमें जोड़ दिया था। और आखिरी में ये होता है कि भाई वो जो ईश्वर करता है वही होता है, तो राजा कहता है जाओ ईश्वर के खिलाफ जो है नोटिस जारी करो, ईश्वर को पकड़ के लाओ। ओ माय गॉड वाली जो कहा है ना फिल्म परेश रावल जी वाली, ओ माय गॉड, ये ओ माय गॉड वाली ही स्टोरी है। अच्छा ध्यान रखा आपने, अटपट राजा। तो बहुत अच्छी आपके साथ चर्चा रही, और उससे अच्छी बात ये रही कि हमारा जो 1 घंटे का प्रोग्राम लगभग 1.5 घंटे तक चलता रहा। और लोग बड़े ध्यान से और बड़ा रोचक तरीके से लोग जुड़े रहे इसके साथ और इसको सुनते रहे हैं। और आनंदा जी कह रही हैं कि मैं तो पिलकेंद्र जी की टिप्पणियों से बहुत ऊर्जा और प्रेरणा पाती हूँ और उसकी प्रतीक्षा करती रहती हूँ। नहीं, तो वो खुद ही प्रेरणा का स्रोत है। आप बताएं, वो खुद प्रेरणा का स्रोत है। इस साल उनका एक उपन्यास प्रकाशित हुआ है और एक काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ है। मैं उनकी उम्र का खुलासा यहाँ पर नहीं करूंगा, लेकिन काफी अच्छी उम्र में उन्होंने ये सृजनशीलता का परिचय दिया है और निरंतर आपके ऑनलाइन कार्यक्रमों से वो जुड़ी रहती हैं। उनका इतना समर्पण है, उनका किसी की पोस्ट पर वो पढ़ती हैं, वो भी पोस्ट को पढ़ती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, अच्छी नहीं करते। उनके समर्पण की बात अगर आप जी आप उनका समर्पण आप देखें कि जब अमेरिका में सुबह के 5 बजते थे तब भी वो भारत में होने वाले कार्यक्रमों को सुना करती थी। कितने बड़े त्याग की बात है, सुबह 5 बजे उठ के सुनना।
बस ये इसको साहित्य प्रेम बोलते हैं ना, ये हाँ, लोग ये साहित्य या प्रेम। इनके शब्द ये चीज है, ये साहित्य हाँ, प्रेम, वो तो इसीलिए मैंने ये उनका नाम रखा है। अंधाधुंध दौड़ नहीं है। हाँ, एक एक दूसरे से प्रवासी आगे भारतीय निकलने की आत्मा, होड़ नहीं है। एक प्रवासी भारतीय क्या नाम आत्मा, रखा? मैंने इसीलिए उनको संबोधन, अच्छा, एक एक प्रवासी प्रवासी भारतीय भारतीय आत्मा, आत्मा, जिनका भारतीय शरीर आत्मा, क्या अमेरिका बात में है, है, क्या बात। लेकिन उनकी आत्मा हम्म, अभी भी भारत में है। हम्म, इसीलिए वो भारत के बहुत सारे अच्छी बात। कार्यक्रमों को बड़ी रुचि से, बड़ी समर्पण से और बड़े उससे सुनती है। तो कितना त्याग करना पड़ता होगा, सोचिए, सुबह 5 बजे किसी कार्यक्रम कुछ, को सुनना। हाँ, अपनी यहाँ तो नींद इस या समय आराम लोग नहीं कुछ तो सुन रहे। त्याग करना ही पड़ता है। हाँ, वही। तो फिर से एक दवे साहब बार क्या कह रहे सभी का हम शुक्रिया करते हैं जी। बिल्कुल। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राजपाल यादव जी सार्थक संवाद कह रहे हैं, अर्चना हैं? अनुप्रिया अरे जी वाह, लगातार वाह। जुड़ी है, हीरो वधावनी जी, लक्ष्मी प्रसाद बदौनी जी, वाधवानी जी, हाँ, साधना ये तो जी वही हमारे साथ सुक्तियों के जुड़े हीरो। वाधवानी जी तो सुक्तियों के जी, विशेषज्ञ हैं। इनकी सूक्तियों के सुक्तियां बड़ी विशेषज्ञ हैं पठनीय और बेशक। प्रेरक और अभिनंदनीय होती हैं। यानी अगर आप फेसबुक पर इनकी अभिनंदनीय। सुक्तियां पढ़ लें तो काफी मानसिक भोजन मिल जाता है, या आध्यात्मिक भोजन हमको मिलता है। तो ये फेसबुक पर जी, जाने मैं का ये पढ़ती लाभ हूँ है। और हाँ, लाभ है। मेरे पास इनकी पुस्तक भी रही है, आई थी, मैंने मंगवाई हाँ, थी, हाँ, तो दो हाँ, पुस्तकें बिल्कुल, आई हैं, वो भी मैंने पढ़ी हैं हाँ, सूक्तियों हाँ, से, और वो बहुत बिल्कुल, काम बिल्कुल। आती हैं। हर रोज जैसे अब हम्म। मैं एज ए टीचर या एज ए प्रिंसिपल, मुझे अगर प्रार्थना में कुछ बोलना है, तो कोई भी एक सुक्ति हाँ, जब हाँ, ध्यान में आ जाती है, हाँ, तो हाँ, हम दो बिल्कुल, बिल्कुल, शब्दों में अपनी बात कह सकते हैं। हमारी शायरी बिल्कुल, बच्चों बिल्कुल। तक ना पहुंचे तो ये सुक्ति तो पहुंच ही जाती है। हाँ, ये सीधी तो एकदम सरल पहुंच जाती है। बिल्कुल, वो तो सरल सरल गागर में पहुंच सागर जाती जैसी है जी। होती है, पड़े। जी, अमूल कुमार चौधरी जी मुंबई से लगातार जुड़े हैं, राम स्वरूप दीक्षित जी भी जुड़े रहे, श्री राम दवे जी लगातार जुड़े रहे, निर्देश निधि जी, हम श्री आपका राम बहुत दवे बहुत जी शुक्रिया। और प्रगतिशील चेतना जी, के कवि हैं। श्री राम दवे जी हमारे उज्जैन के ही हैं अच्छा, और बहुत अच्छे कवि हैं। जी जी। बिल्कुल। तो आपके उज्जैन के सब हैं, और आपके उज्जैन में हमारे महादेव जी हैं, तो हम आपको भी नमन करते हैं, अपने महादेव जी के तो हम करते ही हैं। तो आइए, आप हर हर पधारिए। महादेव। महाकाल का भी तो कायाकल्प हाँ, हो मैं गया है। आई थी, वैसे 2 बार मैं आ चुकी हूँ, तो अब की बार आऊंगी तो अच्छा, आपसे अच्छा, मिलके जाऊंगी, तो अगली बार जब भी बिल्कुल, होगा बिल्कुल। तो। महाकाल लोक जो बन गया हमारे यहाँ, जी, उसके कारण हाँ जी, काफी अभी पीएम ने उनका लोकार्पण किया था, महालोक का। महाकाल का बहुत हम्म, अच्छा, भव्य और दिव्य है और देखने लायक जी। तो फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जितने भी लोग आपके कारण, जितने भी वरिष्ठ आपके है। अरे, कारण अरे, मेरे हमसे कारण जुड़े नहीं, और आपके उन्होंने प्रभाव अपना के कारण। अ, स्नेह आशीष दिया है, उनका तो भी बहुत आज बहुत मेरे शुक्रिया अदा करते मैं हैं। अपने सौभाग्य की चर्चा करके आभार मैं खुद ही व्यक्त कर दूंगा, आप कहेंगे तो। जी मेरा जी जी सौभाग्य ये जी जी। रहा कि आज 4 साक्षात व्यंग्यकारों ने उपस्थित होकर आज मेरे इस बाल गोपाल के बाल दिवस को सार्थक कर दिया। उनके जी, आशीर्वाद मेरी पूंजी है, मेरी संपत्ति है, मेरी प्रेरणा है, जिनसे मैं बड़ा अनुग्रहित हूं इस कारण। और दूसरा ये कि मुझे, मेरा सौभाग्य यह भी है कि आज देश की प्रख्यात सूत्रधार ने मेरा साक्षात्कार लिया, एक हाईली क्वालिफाइड। एक बार फिर रिपीट कर दूं, हो सकता है कई लोगों ने, क्या कहते थे, सुशील दोषी के ट्रांजिस्टर खोले हों। 3 विषयों में एमए, मेरा तो आपने परिचय दे दिया, मात्र एमकॉम। आप अंग्रेजी में, हिंदी में और इतिहास या अर्थशास्त्र, कौन सा विषय? इतिहास, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में आपने जी, एमए किया, बहुत इकोनॉमिक्स। बड़ी बात है। और आप अंग्रेजी की लेक्चरर हैं, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो ये मेरा सौभाग्य है कि आज आपने मुझे इस पटल पर बुलाकर मेरा साक्षात्कार लिया। तो ये मेरा बहुत बड़ा तो मेरे सौभाग्य है। बाकी जितने श्रोता दर्शकों का प्रेम मिला वो तो जी, वो सौभाग्य है सबसे ही। बड़ा सौभाग्य है हमारा जी। हाँ, सबसे बड़ा तो सौभाग्य। फिर से एक बार शुक्रिया करते हैं सूर्यबाला जी का, सुभाष चंद्र जी का, प्रेम जन्मेजय का, और हरीश नवल जी का, और साथ साथ आपका। और सबसे बड़ा अरे, शुक्रिया रश्मि अभ्या जी का, कि जिनकी वजह से हम सभी हाँ, एक हाँ, हाँ, साथ हाँ। जुड़ पाए हैं। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करती हैं, और आपके लिए यही बोलती हूँ कि तेरा दरिया तेरा तूफान तेरा सागर तेरी मौज, जिस जगह चाहो वही साहिल बना सकते हो तुम। मैंने माना आज धुंधला सा चिरागे यास हो, मैंने माना आज धुंधला सा चिरागे यास हो, हाँ मगर फिर भी शहर तक झिलमिला सकते हो तुम, हाँ मगर फिर भी शहर तक झिलमिला सकते हो तुम। तो यूं अद्भुत ही है करते आपकी रहिए, आपकी शब्दावली, और गजल, भावना, विचार सब अद्भुत है। बिल्कुल अद्भुत है। ऊंचाइयों को छू। बहुत 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 नमस्कार, जय धन्यवाद हिंद। सभी का। फिर मिलेंगे पटल का आभार कहीं व्यक्त किसी करता और हूँ। बात से।